आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अपने आसपास देखिए, अभी आपके रूम में जो कुछ भी है, टेबल, चेयर, आपकी बुक, यहां तक कि हवा जिसमें आप सांस ले रहे हैं, पानी जो आप पीते हैं, ये सब चीजें आखिर बनी किससे हैं? ठीक है, तो चलिए अब इस सवाल के साइंटिफिक आंसर में डाइव करते हैं। साइंस इन सभी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए एक सिंगल वर्ड यूज करती है और वो है मैटर। साइंस कहती है कि हमारे आसपास हर चीज मैटर है, लेकिन किसी भी चीज को मैटर कहने के लिए उसे दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, और दूसरी, उसका कुछ मास हो। चलो इसको थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी, ऑक्यूपाई स्पेस, इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि उसका मास हो। तो सबसे जरूरी बात यह है, अगर कोई चीज जगह लेती है और उसका मास है तो वो मैटर है। सोचो, एक गुब्बारे के अंदर की हवा, एक ग्लास में रखा पानी या आपकी टेबल पर रखी किताब, ये सारी चीजें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और इनका अपना मास भी है। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ तो हमारे पास है हवा, पानी, पत्थर, ये सब मैटर हैं, लेकिन लव, थॉट्स या फीलिंग्स का क्या ये मैटर है? नहीं, क्योंकि लव या गुस्से जैसी फीलिंग्स ना तो कोई जगह घेरते हैं और ना ही उनका कोई मास होता है, इसीलिए वो मैटर नहीं है। हर तरह का मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से या एक सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। आप इन्हें ऐसी छोटी इनविजिबल ईंटों की तरह इमेजिन कर सकते हैं जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है। इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं, और जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं एक्सट्रीमली टाइनी, तो इसका असल में मतलब क्या है? आखिर ये पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं? जरा इस नंबर को देखिए, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। इतने सारे पार्टिकल्स, जिनको हम वाटर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, पानी की सिर्फ एक बूंद के अंदर होते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? इतने सारे पार्टिकल्स, इंडिविजुअल H2O मॉलिक्यूल्स, सिर्फ एक छोटी सी बूंद में। यह दिखाता है कि ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम उनके साइज को ठीक से समझ भी नहीं सकते। आप जानते हैं, ये आइडिया कि हर चीज छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बनी है, ये कोई नया नहीं है। सच तो यह है कि जब हमारे पास एटम्स देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, उससे भी बहुत पहले थिंकर्स इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे, और इंडिया में लोग हजारों साल पहले से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे। बहुत समय पहले एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर को अपने तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। उन्होंने एक थ्योरी बनाई जो पार्टिकल्स पर बेस्ड नहीं थी, बल्कि उन फंडामेंटल एलिमेंट्स पर थी जिन्हें वो अपने आसपास की दुनिया में ऑब्जर्व कर सकते थे। उनके अनुसार इस दुनिया में हर चीज, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, 5 बेसिक एलिमेंट से बनी थी, जिन्हें पंच तत्व के नाम से जाना जाता है। ये हैं अर्थ यानी पृथ्वी, वाटर यानी जल, फायर यानी अग्नि, एयर यानी वायु, और स्काई या स्पेस यानी आकाश। उनका मानना था कि हर चीज इन्हीं 5 तत्वों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये एक शुरुआती फिलोसॉफिकल मॉडल था जो हमारे आसपास मैटर की इतनी डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया था। तो ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं मैटर की 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये साइंस का एक बहुत ही फंडामेंटल और सच कहूं तो मजेदार टॉपिक है, जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में काफी हेल्प करता है। देखिए, मैटर के पार्टिकल्स की ना 4 ऐसी खास बातें होती हैं जो हर चीज पर लागू होती हैं। पहली, कि पार्टिकल्स बहुत बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। दूसरी, उनके बीच में खाली जगह यानी स्पेस होती है। तीसरी, ये पार्टिकल्स कभी शांत नहीं बैठते, हमेशा मूव करते रहते हैं। और चौथी, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इन सभी को समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक से कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। पर आखिर कितने छोटे? हम ये छोटा शब्द तो बोल रहे हैं, पर इस छोटे का आखिर स्केल क्या है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और वो भी पूरे प्रूफ के साथ। ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से बिना किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते। जरा इमेजिन कीजिए, आपके आसपास जो भी चीज है, पानी, हवा, यहां तक कि आपका मोबाइल फोन, वो सभी इन्हीं ना दिखने वाले करोड़ों अरबों पार्टिकल्स से बनी हुई है। ये एक अनोखा अदृश्य संसार है। जरा है, नंबर पे गौर कीजिए, 10 to the power 21। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पानी की सिर्फ एक बूंद में 1 के आगे 21 यानी 21 जीरोस लगा दीजिए, उतने वाटर पार्टिकल्स होते हैं।
ये नंबर इतना इतना बड़ा है कि आप इसको आसानी से इमेजिन भी नहीं कर सकते। सोचकर देखिए, एक पार्टिकल आखिर कितना छोटा होगा कि एक मामूली सी बूंद में इतने सारे समा जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इन पार्टिकल्स को देख ही नहीं सकते तो हमें कैसे पता कि वो सच में एग्जिस्ट करते हैं और इतने छोटे हैं? इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन उतना ही पावरफुल एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है द कलर टेस्ट, जिसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, एक्सपेरिमेंट शुरू होता है 100 ml साफ पानी से। हम इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ 2 या 3 छोटे छोटे क्रिस्टल्स डालते हैं और देखते ही देखते पूरा पानी गहरे पिंक पर्पल रंग का हो जाता है। फिर हम इस कलर्ड वाटर में से 10 ml निकालकर उसे दूसरे बीकर के 90 ml साफ पानी में डाल देते हैं। पानी अभी भी पिंक है, हाँ, बस थोड़ा हल्का हो गया है। हम इस प्रोसेस को बार बार आगे से आगे रिपीट करते हैं। हर बार रंग हल्का होता जाता है, लेकिन आखिरी बीकर तक भी वो पूरी तरह से गायब नहीं होता। तो इस एक्सपेरिमेंट से आखिर साबित क्या हुआ? पहली बात, पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ कुछ छोटे से क्रिस्टल्स ने इतने सारे पानी को रंग दिया। दूसरी बात, हर डाइल्यूशन के बाद रंग हल्का जरूर हुआ पर पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, उस एक छोटे से क्रिस्टल में लाखों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो पानी में फैल गए, और जब हमने पानी को आगे मिक्स किया तो वो पार्टिकल्स और भी डिवाइड होकर फैलते चले गए। ये एक्सपेरिमेंट ब्रिलियंट तरीके से साबित करता है कि पार्टिकल्स कितने कितने ज्यादा छोटे होते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। ये एग्जाम्पल्स हमारे सेंसेस पर, यानी हमारी सूंघने और चखने की शक्ति पर बेस्ड हैं, जो इस कॉन्सेप्ट को और भी सॉलिड बना देंगे। डिटॉल का एग्जाम्पल सोचिए। जब आप एक बाल्टी पानी में डिटॉल की सिर्फ 1-2 बूंदें डालते हैं तो पूरी बाल्टी से उसकी वो खास महक आने लगती है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिटॉल के लाखों छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में घुलकर पूरी बाल्टी में फैल जाते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हवा के जरिए हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। और बिल्कुल पोटेशियम परमैंगनेट की तरह अगर आप उस पानी को और डाइल्यूट करें तब भी हल्की हल्की स्मेल आती रहेगी। यह साबित करता है कि पार्टिकल्स अब भी वहां मौजूद हैं। अब सोचिए नमक के बारे में। अगर आप 1 चम्मच नमक 10 लीटर पानी में घोल दे तो क्या होगा? आप उस पानी की कोई भी बूंद चखेंगे वो नमकीन ही लगेगी। ये इसलिए होता है क्योंकि नमक का हर दाना लाखों करोड़ों पार्टिकल्स में टूटकर पूरे पानी में एक समान यानी इवनली फैल जाता है। ये पार्टिकल्स के बेहद छोटे होने का एक और जोरदार सबूत है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका सीधा सा मतलब है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये सुनने में काफी सिंपल लग सकता है, पर ट्रस्ट मी, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ही हमारे आसपास की दुनिया की बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म समझ लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान है। मैटर जिन लाखों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, चाहे वो एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हों या आयंस, वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर नहीं रहते। उनके बीच में हमेशा हमेशा थोड़े गैप्स होते ही हैं। इन्हीं खाली जगहों को, इन्हीं एम्प्टी गैप्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कहते हैं। लेकिन एक मिनट, हम ये माने कैसे? इसका क्या सबूत है कि पार्टिकल्स के बीच सच में स्पेस होता है? वेल, इसके लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल और मजेदार सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले एक बीकर या कोई भी कांच का ग्लास ले लीजिए और उसे आधा पानी से भर दीजिए। स्टेप 2, एक मार्कर से पानी के लेवल को अच्छे से मार्क कर लीजिए। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे भूलना नहीं, ठीक है? फिर उस पानी में 1 या 2 चम्मच नमक डाल दीजिए। अब एक स्पून से उसे अच्छे से घोलिए तब तक जब तक नमक पूरी तरह पानी में डिसॉल्व ना हो जाए। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, पानी के फाइनल लेवल को बहुत ध्यान से देखिए। तो आप क्या देखेंगे? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। नमक पूरी तरह घुलने के बाद भी पानी का लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ता। वो ठीक उसी मार्क पर रहता है जहां से हमने शुरू किया था। ऐसा लगता है जैसे नमक पानी के अंदर जाकर कहीं गायब हो गया हो, है ना? बिल्कुल मैजिक जैसा। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये नमक के पार्टिकल्स गए तो गए कहाँ? अगर वो पानी में ही मौजूद हैं तो पानी का लेवल ऊपर आना चाहिए था ना। आखिर हमने उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज डाली है तो टोटल वॉल्यूम तो बढ़ना ही चाहिए था, राइट? और इसका जवाब बेहद शानदार है। नमक के पार्टिकल्स कहीं गायब नहीं हुए हैं, वो बस पानी के पार्टिकल्स के बीच जो खाली जगह थी, यानी जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेसेस थे, उनके अंदर जाके फिट हो गए। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, आपके पास एक जार है जो बड़े बड़े मार्बल से भरा है।
अब आप उसमें ऊपर से रेत डालते हैं। रेत क्या करेगी? वो उन मार्बल्स के बीच की खाली जगह में समा जाएगी और जार का लेवल नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही नमक और पानी के साथ हुआ। और ये एक्सपेरिमेंट एकदम साफ साफ साबित करता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। जरा अपने फेवरेट ड्रिंक के बारे में सोचिए। जब आप चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती का रंग और स्वाद पूरे पानी में कैसे फैल जाता है? सिंपल, चाय पत्ती के छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस में जाकर सेटल हो जाते हैं। यही सेम चीज कॉफी के साथ होती है। और जब आप गर्मी में ठंडा नींबू पानी बनाते हैं तो चीनी और नींबू के रस के पार्टिकल्स भी पानी के उन्हीं गैप्स में अपनी जगह बना लेते हैं। एक और जबरदस्त एग्जाम्पल है स्विमिंग। सोचिए, एक डाइवर्स स्विमिंग पूल में पानी को इतनी आसानी से कट करते हुए आगे कैसे निकल जाता है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि पानी, जो कि एक लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स के बीच काफी स्पेस होता है। जब डाइवर आगे बढ़ता है तो उसकी बॉडी पानी के पार्टिकल्स को साइड में धकेलती है और उनके बीच की खाली जगह से गुजर जाती है। अगर ये स्पेस ना होता ना, तो पानी में तैरना बिल्कुल वैसा ही होता जैसे एक सॉलिड दीवार के आर पार जाने की कोशिश करना। इम्पॉसिबल। ओके, अब तक हमने ये तो अच्छे से समझ लिया कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है, क्या ये स्पेस हर तरह के मैटर यानी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में एक जैसा होता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत अलग अलग होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स की। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख ही रहे हैं, सॉलिड्स में पार्टिकल्स एक दूसरे से एकदम कसकर बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ना के बराबर यानी मिनिमम होता है। और यही वजह है कि सॉलिड्स इतने रिजिड यानी कठोर होते हैं और उनकी एक फिक्स शेप होती है। सोचो, एक पत्थर या आपका मोबाइल फोन, उनकी शेप फिक्स्ड है ना। अब आते हैं लिक्विड्स पर। लिक्विड्स में पार्टिकल्स सॉलिड्स के मुकाबले थोड़े आराम से पैक्ड होते हैं। उनके बीच थोड़ी दूरी होती है। इसका मतलब साफ है, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है। इसी एक्स्ट्रा स्पेस की वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं यानी फिसल सकते हैं। और यही रीजन है कि लिक्विड्स जैसे पानी या दूध आसानी से बह सकते हैं और आप उन्हें जिस भी कंटेनर में डालो वो उसी की शेप ले लेते हैं। और आखिर में आती हैं गैसेस। यहाँ तो सीन बिल्कुल ही अलग है। गैसेस में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत बहुत ज्यादा दूर होते हैं और तेजी से इधर उधर रैंडमली घूमते रहते हैं। उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम होता है। और इसी विशाल इन्हीं ह्यूज स्पेसेस की वजह से गैसेस को बहुत आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है यानी दबाकर एक छोटी सी जगह में फिट किया जा सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके घर का एलपीजी सिलेंडर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मतलब मैटर के जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो कभी भी शांत नहीं बैठते। वो हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और उनका ये लगातार मोशन ही हमारे आसपास की दुनिया के कई सीक्रेट्स को अनलॉक करता है। देखिए, मैटर चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, उसकी पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहते हैं। फर्क बस इतना है कि उन्हें मूव करने की आजादी कितनी है। सॉलिड्स में पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसे एक डिसिप्लिन क्लासरूम में बच्चे अपनी सीट पर बैठे हैं। वो बस अपनी ही जगह पर थोड़ा बहुत हिल सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। अब सोचिए लिक्विड्स को। यहाँ पार्टिकल्स पास पास तो हैं, पर वो एक दूसरे के ऊपर से स्लिप कर सकते हैं। ये क्लासरूम के ब्रेक टाइम जैसा है, बच्चे क्लास के अंदर ही इधर उधर घूम रहे हैं। और गैसेस, गैसेस में तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और किसी भी डायरेक्शन में हाई स्पीड से भागते हैं, बिल्कुल प्लेग्राउंड में खेलते हुए बच्चों की तरह। तो जब हम कहते हैं कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि उनके पास एक एनर्जी है। और साइंस में मूवमेंट से जुड़ी इसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इट्स अ सिंपल रूल, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक वर्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड काइनेसिस से आया है, जिसका मतलब ही मोशन यानी गति होता है। सो जस्ट रिमेंबर, जहां मोशन है वहां काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल। ओके, सो किनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के मोशन से आती है, पर इसका हमारी डेली लाइफ से क्या लेना देना? सबसे बड़ा कनेक्शन है टेम्परेचर।
असल में जब आप किसी चीज का टेम्परेचर नापते हैं ना, तो आप एक्चुअली उसके पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही मेजर कर रहे होते हैं। सोच के देखिए, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ही ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब पार्टिकल्स उतनी ही तेजी से मूव करेंगे, और जितना कम टेम्परेचर उतनी ही कम एवरेज काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल्स उतने ही सुस्त धीरे धीरे मूव करेंगे। सो अ थर्मोमीटर इज बेसिकली अ स्पीडोमीटर फॉर पार्टिकल्स। तो अब हम ये तो समझ गए कि टेम्परेचर से हम पार्टिकल्स की एनर्जी नाप रहे हैं, पर इसे नापते कैसे हैं? आपने वेदर रिपोर्ट्स में सेल्सियस देखा होगा, यूएस की मूवीज में फ़ारेनहाइट सुना होगा और साइंस बुक्स में केल्विन पढ़ा होगा। आखिर ये है क्या? चलिए इन यूनिट्स को समझते हैं। टेम्परेचर को नापने के लिए हम आमतौर पर ये 3 स्केल्स यूज करते हैं। सेल्सियस यानी C हम इंडिया में रोज यूज करते हैं। फ़ारेनहाइट यानी F यूनाइटेड स्टेट्स में कॉमन है। लेकिन जब बात आती है साइंटिफिक कैलकुलेशंस की, तो साइंटिस्ट यूज करते हैं केल्विन यानी K। ये SI यूनिट है, यानी साइंटिफिक स्टैंडर्ड। स्क्रीन पर आप इनके कन्वर्जन फॉर्मूलाज भी देख सकते हैं। बट द मेन आइडिया इज, चाहे स्केल कोई भी हो, ये सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को ही नापने के अलग अलग तरीके हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सोचिए, अगर हर चीज के पार्टिकल्स हमेशा घूम रहे हैं, तो जब 2 अलग अलग चीजों के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है? वेल, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, और इसी अमेजिंग नेचुरल प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। सो व्हाट एग्जैक्टली इज डिफ्यूजन? ये अलग अलग सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स का अपने आप यानी स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाना है। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसा हमने सीखा, सभी पार्टिकल्स लगातार मोशन में हैं। इसके एग्जाम्पल्स तो हम हर रोज देखते हैं। आप कमरे के एक कोने में परफ्यूम स्प्रे करते हो और उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, दैट्स डिफ्यूजन। या फिर जब आप पानी के ग्लास में इंक की एक बूंद डालते हैं और वो धीरे धीरे पूरे पानी को नीला कर देती है, भले ही आपने पानी हिलाया भी ना हो। ये सब पार्टिकल्स के कांस्टेंट डांस की वजह से हो रहा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम ये आइडिया कि पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं सिर्फ एक थ्योरी थी। बट इन 1827 अ बॉटनिस्ट नेम्ड रॉबर्ट ब्राउन एक्चुअली सॉ प्रूफ। वो माइक्रोस्कोप से पानी में पॉलन ग्रेन्स यानी फूलों के छोटे छोटे कण को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ये पॉलन ग्रेन्स अजीब तरीके से रैंडमली जिगजैग पैटर्न में हिल रहे हैं। उन्हें पानी के पार्टिकल्स तो दिख नहीं रहे थे क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, पर उन्हें उनका इफेक्ट जरूर दिख रहा था। पानी के अनदेखे एनर्जेटिक पार्टिकल्स लगातार उन पॉलन ग्रेन से टकरा रहे थे और उन्हें धक्का दे रहे थे। इसी रैंडम डांस को ब्राउनियन मोशन कहा गया, और ये पहला डायरेक्ट सबूत था कि पार्टिकल्स सच में कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। तो क्या हर चीज एक ही स्पीड से मिक्स होती है? ऑफ कोर्स नॉट। डिफ्यूजन की स्पीड यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन 2 मेन चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, स्टेट ऑफ मैटर। जैसे हमने देखा, गैसेस में पार्टिकल्स सुपर फास्ट और आजाद होते हैं, इसलिए डिफ्यूजन गैसेस में सबसे फास्ट होता है, लिक्विड्स में उससे स्लो, और सॉलिड्स में तो इतना स्लो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर। और दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, डिफ्यूजन की स्पीड भी तेजी से बढ़ जाती है। सिंपल रीजन, ज्यादा टेम्परेचर मतलब पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा स्पीड से मूवमेंट और ज्यादा जल्दी मिक्सिंग। ऑलराइट, हमने किनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर और डिफ्यूजन के बारे में सीख लिया। अब टाइम है इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ने का, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से, जिसे हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। तो ये रहा आपसे मेरा सवाल, ऐसा क्यों होता है कि जब किचन में गरम गरम खाना बनता है तो उसकी खुशबू अब तक दूसरे कमरे में भी पहुंच जाती है, लेकिन फ्रिज में रखे ठंडे खाने को स्मेल करने के लिए आपको उसके बिल्कुल पास जाना पड़ता है? व्हाट्स द साइंस बिहाइंड दिस? The answer lies in everything we just learned. गरम खाने का टेम्परेचर हाई होता है। इसका मतलब उसके खुशबू वाले पार्टिकल्स यानी अरोमा पार्टिकल्स के पास ढेर सारी काइनेटिक एनर्जी है। ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स सुपर फास्ट स्पीड से हवा में ट्रेवल करते हैं और दूर तक जाते हैं। यहाँ रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत हाई है। इसके ऑपोजिट ठंडे खाने का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए उसके अरोमा पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। वो बेचारे सुस्त पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव करते हैं और ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते, इसलिए ठंडे खाने में रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत बहुत लो होता है। तो चलिए इस पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, गरम खाना अपने आसपास की हवा को भी गरम कर देता है। इससे खाने के पार्टिकल्स और हवा के पार्टिकल्स दोनों को हाई काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। स्टेप 2, ये हाई एनर्जी फूड पार्टिकल्स हवा में एस्केप कर जाते हैं। स्टेप 3, फिर ये हवा में बहुत तेजी से ट्रैवल करते हैं एयर पार्टिकल्स के साथ मिक्स होते हुए। यही तो डिफ्यूजन है। और फाइनल स्टेप,
ये सुपरफास्ट पार्टिकल्स आपकी नाक तक पहुंच जाते हैं, चाहे आप कितनी भी दूर खड़े हों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैटर के पार्टिकल्स की चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी को समझते हैं कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे आसपास की हर चीज को शेप देती है और ये सच में बहुत फैसिनेटिंग है। देखिए, इसका सबसे फंडामेंटल रूल ये है कि मैटर का हर पार्टिकल, मतलब हर एक कण, दूसरे पार्टिकल्स पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। आप इसे एक तरह का कॉस्मिक ग्लू समझ सकते हैं, एक ऐसा इनविजिबल ग्लू जो हर चीज को एक साथ जोड़कर रखता है। और ये फोर्स यूनिवर्सल है, यानी हर तरह के मैटर में पाया जाता है, चाहे वो एक छोटा सा पत्थर हो या फिर एक बहुत बड़ा प्लैनेट। इस कॉस्मिक ग्लू को साइंटिस्ट्स एक स्पेशल नाम देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वो फोर्स है जो किसी भी चीज के सबसे छोटे हिस्सों यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन्स को एक साथ जोड़ता है। इसका बस एक ही काम है, चीजों को बिखरने से रोकना और उन्हें एक साथ बांध कर रखना। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ये फोर्स हर चीज में एक जैसा बराबर नहीं होता। कहीं ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और कहीं बहुत ही कमजोर। और इस फोर्स की ताकत ही, इसकी स्ट्रेंथ ही ये डिसाइड करती है कि कोई चीज सॉलिड, लिक्विड या गैस जैसी दिखेगी। यही इसका सबसे कमाल का एस्पेक्ट है, राइट? चलिए सबसे पहले सॉलिड्स से शुरू करते हैं। सॉलिड्स में ये अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रांग। पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे बहुत से लोग एक फिक्स्ड फॉर्मेशन में एक दूसरे का हाथ बहुत कसकर, बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं। वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, बस अपनी ही जगह पर थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर सकते हैं। अच्छा, अब लिक्विड्स की बात करते हैं। लिक्विड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़े कमजोर होते हैं, वीकर। पार्टिकल्स अभी भी पास पास होते हैं लेकिन इतने मजबूती से बंधे नहीं होते। इसकी एनालॉजी ऐसी है जैसे एक चलती हुई भीड़ में लोग, जहां सब एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, कनेक्टेड हैं, लेकिन आराम से आसपास मूव कर सकते हैं और अपनी जगह बदल सकते हैं। और आखिर में आती हैं गैसेस। गैसेस में ये अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा कमजोर होता है कि हम इसे ना के बराबर या आसान भाषा में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि लोग एक बहुत बड़े फुटबॉल स्टेडियम में इतनी दूर दूर खड़े हैं कि उनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है और सब तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं। बस यही हाल होता है गैस के पार्टिकल्स का। तो ये टेबल को देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देता है। सॉलिड्स में सबसे स्ट्रांग फोर्स और टाइटली पैक्ड फिक्स पोजीशन वाले पार्टिकल्स, फिर लिक्विड्स में थोड़ा कमजोर फोर्स और पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर पाते हैं, और आखिर में गैसेस जिसमें सबसे कमजोर यानी निग्लिजिबल फोर्स होता है और पार्टिकल्स दूर दूर रैंडम मोशन में रहते हैं। ये टेबल इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक परफेक्ट क्विक स्नैपशॉट है। चलिए अब थियोरी से निकलकर प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं। अब हम देखते हैं कि ये इनविजिबल फोर्स हमारी डेली लाइफ की चीजों पर कैसे विजिबल एंड टैंजिबल यानी दिखने वाले और महसूस होने वाले इफेक्ट्स डालता है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं। आपने कभी सोचा है एक लोहे की कील को तोड़ना इतना मुश्किल क्यों है, जबकि एक चौक का टुकड़ा वो तो चुटकी में टूट जाता है? इसका रीजन उनके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आयरन नेल के पार्टिकल्स बहुत ही स्ट्रांग फोर्सेस से एक दूसरे से जुड़े हैं, जबकि चौक के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स काफी कमजोर होता है। सिंपल। चलिए अब कुछ और रोजमर्रा के डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां ये फोर्स अपना कमाल दिखाता है। शायद आपने इन पर इस तरह से कभी ध्यान नहीं दिया होगा, बट दे आर ऑल अराउंड अस। सबसे पहले सरफेस टेंशन। ये पानी की सतह पर एक इनविजिबल स्किन जैसा बना देता है। इसी वजह से पानी के ऊपर एक कीड़ा या मच्छर आराम से बैठ पाता है बिना डूबे। फिर है कोहीजन, जिसका मतलब है अपने जैसे पार्टिकल से अट्रैक्शन। पानी की बूंदें इसलिए गोल होती हैं क्योंकि पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचकर एक साथ टाइटली रहना चाहते हैं। इसका उल्टा है अधीजन, यानी अलग तरह के पार्टिकल से अट्रैक्शन। जब बारिश की बूंद खिड़की के शीशे पर चिपक जाती है, वो अधीजन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पानी के पार्टिकल्स शीशे के पार्टिकल से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और विस्कासिटी यानी गाढ़ापन। शहद पानी से धीरे इसलिए बहता है क्योंकि शहद के पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं, जो उन्हें आराम से बहने से रोकते हैं। तो इस पूरी डिस्कशन का आखिर में सार क्या है? द की टेक अवे बस एक सिंपल सी बात, कोई भी चीज सॉलिड, लिक्विड या गैस क्यों होती है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ उसके पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्स की ताकत में छुपा है। यही वो मास्टर रूल है, वो मास्टर की है जो मैटर के सारे भेद खोलती है।
चलिए इस एक्सप्लेनर को एक इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम जानते हैं कि टेम्परेचर एनर्जी का एक फॉर्म है, तो सोचिए अगर आप एक आइस क्यूब जो कि एक सॉलिड है उसको हीट करके एनर्जी देते हैं तो इससे उसके पार्टिकल्स को जोड़कर रखने वाले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर क्या असर पड़ेगा। हमारा अगला टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। ये नाम तो हम सब जानते हैं, राइट? पर क्या आपने कभी सोचा है कि पार्टिकल लेवल पर बिल्कुल अंदर ऐसा क्या होता है जिससे पानी कभी ठोस बर्फ बन जाता है, कभी बहता हुआ लिक्विड और कभी हवा में उड़ती हुई भाप? चलिए आज इसी के पीछे की साइंस को आसानी से समझते हैं। देखिए, आपके फोन से लेकर पानी के ग्लास तक हर चीज के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक टग ऑफ वॉर हर पल चल रहा है। और पता है, इसी खेल का नतीजा तय करता है कि कोई चीज सॉलिड होगी, लिक्विड या फिर गैस। तो ये लड़ाई दो बिल्कुल अलग फोर्सेस के बीच है। एक तरफ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सोचिए ये एक सुपर ग्लू जैसा है जो सारे पार्टिकल्स को एक साथ चिपकाकर पास पास रखना चाहता है। और दूसरी तरफ है काइनेटिक एनर्जी, यानी पार्टिकल्स की मूवमेंट की एनर्जी। ये पार्टिकल्स को आजाद करना चाहती है, दूर दूर धकेलना चाहती है। जब टेम्परेचर कम होता है तो ये ग्लू वाली फोर्स जीत जाती है, और जब टेम्परेचर हाई होता है तब मोशन वाली एनर्जी बाजी मार लेती है। इस रस्सी खींच के खेल में जो जीतेगा वही उस चीज का स्टेट डिसाइड करेगा। सिंपल है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीती तो बनेगा सॉलिड, अगर काइनेटिक एनर्जी जीती तो बनेगा गैस, और अगर मुकाबला बिल्कुल बराबरी का रहा, एक क्लोज फाइट हुई, तो हमें मिलेगा लिक्विड। चलिए अब हम एक इमेजिनरी एनर्जी लैडर पर चढ़ना शुरू करते हैं। हम मैटर को हीट देंगे, गर्मी देंगे और देखेंगे कि इस अंदर की लड़ाई का नतीजा आखिर कैसे बदलता है। लैडर की सबसे पहली सीढ़ी पर है सॉलिड स्टेट। यहाँ ग्लू वाली फोर्स यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसने सारे पार्टिकल्स को उनकी फिक्स्ड पोजीशंस में बिल्कुल जकड़ रखा है। ये बेचारे कहीं जा नहीं सकते, बस अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं, बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट टीचर की क्लास की तरह, जहां सारे स्टूडेंट्स अपनी डेस्क पर एकदम शांति से बैठे हैं। अब हम इस सॉलिड को हीट देते हैं। सोचो जैसे बर्फ को धूप में रख दिया हो। हीट मिलते ही पार्टिकल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इस एक्स्ट्रा एनर्जी से वो अपनी जगह पर और तेजी से, बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। इतना तेजी से कि आखिरकार वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बंधन को तोड़कर अपनी फिक्स पोजीशन से आजाद हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। एनर्जी लैडर की दूसरी सीढ़ी है लिक्विड स्टेट। यहाँ मुकाबला लगभग बराबरी का है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अभी भी पार्टिकल्स को पास पास रखे हुए है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इतनी है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इसीलिए तो लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, वो हमेशा कंटेनर का शेप ले लेता है। बिल्कुल वैसे जैसे ब्रेक टाइम में स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर ही घूम रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, पर कमरे से बाहर नहीं जा रहे हैं। अब हम इस लिक्विड को और ज्यादा हीट देते हैं। मान लीजिए पानी को उबलना शुरू कर दिया। इससे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ग्लू को पूरी तरह हरा देते हैं। अब उन्हें पूरी आजादी मिल जाती है। वो एक दूसरे से दूर भागकर हर डायरेक्शन में फैल जाते हैं। इसी को हम बॉइलिंग या इवेपोरेशन कहते हैं, और हम पहुंच जाते हैं गैस स्टेट में। अगर हम गैस को भी एक्सट्रीम यानी बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर्स तक गर्म करें तो हमें मिलता है मैटर का फोर्थ स्टेट, प्लाज्मा। प्लाज्मा बनता कैसे है? देखिए, जब गैस को एक्सट्रीम हीट दी जाती है तो एटम्स, जो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इतने एनर्जाइज्ड हो जाते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन्स टूटकर अलग हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। कूलिंग का प्रोसेस आगे बढ़ने का बिल्कुल उल्टा है। जब हम हीट रिमूव करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, वो धीरे हो जाते हैं, उनकी भागने की पावर कमजोर पड़ जाती है। और जैसे ही ऐसा होता है, ग्लू वाली फोर्स यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फिर से जीतने लगती है और पार्टिकल्स को वापस पास खींच लेती है। गैस से लिक्विड बन जाता है और लिक्विड से सॉलिड। तो हम चीजों को ठंडा और ठंडा और ठंडा करते जा सकते हैं, पर क्या इसकी कोई लिमिट है? क्या दुनिया में कोई ऐसा टेम्परेचर है जिससे ज्यादा ठंडा कुछ हो ही नहीं सकता? जी हाँ, बिल्कुल है, और उस लिमिट का एक नाम है। अस अल्टीमेट लिमिट को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। केल्विन स्केल पर यह है 0 केल्विन। सेल्सियस में ये होता है -273.15 डिग्रीज और फ़ारेनहाइट में -459.67 डिग्रीज। ये इतना ज्यादा ठंडा टेम्परेचर है कि इसे आसानी से इमेजिन भी नहीं किया जा सकता।
पर ये लिमिट आखिर है क्यों? जैसा कि आप देख सकते हैं, एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा ठंडा कुछ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप किसी चीज से जीरो से कम मोशन या एनर्जी नहीं निकाल सकते। सिंपल भाषा में, जब किसी चीज से सारी एनर्जी निकल चुकी है तो उसमें से और क्या निकालेंगे? एनर्जी कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो एब्सोल्यूट जीरो वो थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जहां पार्टिकल्स का सारा मोशन, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। पार्टिकल्स बिल्कुल शांत, एकदम स्टिल हो जाते हैं, और जब सारी एनर्जी ही खत्म हो गई तो उससे और ठंडा करना इम्पॉसिबल है। ये मैटर का सबसे लो एनर्जी स्टेट है। तो हमने यूनिवर्स की ठंडक की हद यानी अल्टीमेट कोल्ड को तो ढूंढ लिया, पर इससे एक नया और इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है। क्या गर्मी की भी कोई ऐसी ही हद है? क्या यूनिवर्स में कोई अल्टीमेट हॉट टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है? इसके बारे में जरूर सोचिए। हमारा अगला टॉपिक है द स्टेट्स ऑफ मैटर। सोच के देखिए, आपके हाथ में जो फोन है, जो पानी आप पीते हैं और जिस हवा में आप सांस लेते हैं, ये सब मैटर ही तो है। तो इस एक्सप्लेनर में हम मैटर के 3 सबसे कॉमन स्टेट्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैटर के इन 3 मेन फॉर्म से। सॉलिड्स जैसे कि आपकी कुर्सी, लिक्विड्स जैसे आपकी सुबह की चाय, और गैसेस जैसे हवा। यही वो 3 स्टेट्स हैं जो हमारी पूरी दुनिया को शेप देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स की। सोचो, आइस, लकड़ी या पत्थर के बारे में। इनकी सबसे खास बात क्या है? इनका एक फिक्स्ड शेप और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये काफी कठोर होते हैं और इनकी डेंसिटी भी बहुत हाई होती है। एक पत्थर को आप कहीं भी रख दें, उसका शेप वहीं का वही रहता है, बिल्कुल अपनी मर्जी का मालिक। ओके, सॉलिड्स के बाद आते हैं लिक्विड, जैसे पानी या दूध। इनका वॉल्यूम तो बिल्कुल फिक्स्ड होता है। 1 लीटर पानी हमेशा 1 लीटर ही रहेगा, राइट? लेकिन इनका अपना कोई शेप नहीं होता। आप इन्हें ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप ले लेंगे, बॉटल में डालो तो बॉटल का। ये आसानी से बह सकते हैं और इनकी डेंसिटी सॉलिड से थोड़ी कम होती है। और आखिर में आती हैं गैसेस, हवा, ऑक्सीजन या भाप के बारे में सोचिए। इनकी तो दुनिया ही बिल्कुल अलग है। न कोई फिक्स्ड शेप, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम। एक छोटे से सिलेंडर से निकालकर अगर आप एक बड़े कमरे में छोड़ दो ना, तो ये पूरी जगह में फैल जाएगी, और इसी वजह से इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है। ठीक है, अब जब हम तीनों स्टेज से मिल चुके हैं, तो चलिए एक काम करते हैं, इनको एक साथ कंपेयर करके देखते हैं, ताकि हमें समझ आए कि इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से कितनी अलग हैं। इससे पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी। तो इन तीनों में सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? वो है शेप और वॉल्यूम। देखिए, सॉलिड्स दोनों मामलों में फिक्स्ड हैं, पक्के। लिक्विड्स का वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, पर शेप नहीं। और गैसेस, वो तो शेप और वॉल्यूम दोनों में ही आजाद हैं। अच्छा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी, यानी दबाव। आप सॉलिड्स और लिक्विड्स को दबाने की कोशिश करेंगे तो यह लगभग नामुमकिन है, लेकिन गैसेस को, जैसे आपके घर में एलपीजी सिलेंडर में होती है, उसे आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। पर ऐसा क्यों है? इसका जवाब हमें थोड़ी देर में मिलेगा। और हां, यह भी याद रखें, सॉलिड्स रिजिड होते हैं, जबकि लिक्विड्स और गैसेस दोनों फ्लो कर सकते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि ये सारे डिफरेंसेस आखिर हैं क्यों? एक सॉलिड इतना रिजिड क्यों है और एक गैस हर तरफ क्यों फैल जाती है? इसका राज छिपा है इनके माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। इन सब के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, सब खेल उनके बिहेवियर का है। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। वो बस अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। लिक्विड्स में ये पार्टिकल्स एक भीड़ की तरह पास पास तो हैं, लेकिन इधर उधर घूमने के लिए आजाद हैं। और गैसेस, उनके पार्टिकल्स तो हाइपर एक्टिव बच्चों की तरह हैं, एक दूसरे से बहुत दूर और फुल स्पीड में हर दिशा में भागते रहते हैं। और इसी तेजी के कारण गैसेस सबसे जल्दी मिक्स भी होती हैं। ये जो सारी मूवमेंट है, ये जो भाग दौड़ है, ये आती कहां से है? ये आती है किनेटिक एनर्जी से। सिंपल वर्ड्स में ये है एनर्जी ऑफ मोशन। जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है, उतनी ही ज्यादा किनेटिक एनर्जी होती है। गैसेस के पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा किनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वो हमेशा तेजी से इधर उधर घूमते रहते हैं। और जब ये हाई स्पीड पार्टिकल्स कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं, तो वही चीज हमें प्रेशर के रूप में फील होती है। ओके, तो अब जब हमने सारे रूल्स सीख लिए हैं, टाइम फॉर अ लिटिल चैलेंज। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग साइंस पजल सॉल्व करते हैं। हमारा पहला पजल है स्पंज के बारे में। हमने अभी अभी कहा कि सॉलिड्स इनकंप्रेसिबल होते हैं, तो फिर स्पंज का क्या? सवाल बिल्कुल साफ है। अगर सॉलिड्स को, यानी ठोस चीजों को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो फिर आप एक स्पंज को इतनी आसानी से कैसे स्क्वीज कर पाते हैं?
सोचने वाली बात है ना? तो इसका जवाब क्या है? देखिए, जब आप एक स्पंज को स्क्वीज करते हैं तो आप उसके सॉलिड मटेरियल को नहीं, बल्कि उसके अंदर जो छोटे छोटे होल्स हैं उनमें फंसी हुई हवा को बाहर निकालते हैं। वो हवा, जो कि एक गैस है, आसानी से कंप्रेस होकर बाहर निकल जाती है। स्पंज का सॉलिड हिस्सा कंप्रेस नहीं होता। मिस्ट्री सॉल्व्ड। हमारा अगला पजल एक ऐसी चीज के बारे में है जो आपने रोज देखी होगी, पानी में तैरती हुई बर्फ। अब अजीब बात यह है कि ज्यादातर सॉलिड्स अपने ही लिक्विड में डूब जाते हैं, तो आइस के साथ ये उल्टा क्यों होता है? तो सवाल यह है कि जनरल रूल के हिसाब से सॉलिड्स अपने लिक्विड फॉर्म से ज्यादा डेंस होते हैं, तो फिर सॉलिड आइस लिक्विड वाटर पर फ्लोट क्यों करती है? उसे तो डूब जाना चाहिए, आम नियम के अनुसार, राइट? इसका जवाब है पानी के एक बहुत ही यूनिक गुण में, जिसे कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बाकी सब्सटेंसेस के बिल्कुल ऑपोजिट, पानी जमने पर सिकुड़ने के बजाय एक्सपैंड होता है, यानी फैलता है। इसके मॉलिक्यूल्स एक ओपन हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें काफी खाली जगह होती है। वॉल्यूम बढ़ने से इसकी डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम हो जाती है और बस इसीलिए बर्फ पानी पर तैरती है। और यहां एक और कमाल का फैक्ट है, लिक्विड वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। इससे ठंडा करने पर या गर्म करने पर पानी हल्का हो जाता है। ये पानी के इसी अजीब पर बहुत जरूरी बिहेवियर का एक हिस्सा है। तो हमने सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को काफी अच्छे से समझ लिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैटर का एक चौथा स्टेट यानी फोर्थ स्टेट भी होता है? ये वही स्टेट है जो हमारा अगला टॉपिक है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हैं पदार्थ यानी मैटर के 2 सबसे एक्सट्रीम स्टेट्स। सोच के देखिए, एक तरफ है तारों की आग से बना हुआ प्लाज्मा और दूसरी तरफ है इतनी ज्यादा ठंडक जिसके आगे बर्फ भी गर्म लगे, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो चलिए इनकी इस अजीबो-गरीब दुनिया में चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी कहानी के पहले कैरेक्टर से, प्लाज्मा। हम सबने स्कूल में पढ़ाई है कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन यह है चौथा स्टेट, जिसे जाना जाता है उसकी एक्सट्रीम हीट और जबरदस्त एनर्जी के लिए। तो आखिर ये प्लाज्मा है क्या? आसान भाषा में समझें तो जब आप किसी गैस को बहुत बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो उसके एटम्स लिटरली टूट जाते हैं, उनसे उनके इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। बस इसी आयनाइज्ड गैस को, जिसमें ये सुपर चार्ज्ड पार्टिकल्स तेजी से इधर उधर घूम रहे होते हैं, हम प्लाज्मा कहते हैं। ये एक सुपर हॉट सूप जैसा है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड से भी अट्रैक्ट होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? यह है कि प्लाज्मा कोई रेयर चीज नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स में मैटर का सबसे कॉमन स्टेट है। हमारा सूरज और बाकी सारे तारे सब प्लाज्मा की ही जायंट बॉल्स हैं। यहां तक कि आसमान में चमकने वाली बिजली भी एक पल के लिए बना हुआ प्लाज्मा ही है। अरे, हमारे घरों में जो नियॉन साइंस और प्लाज्मा टीवीज है ना, वो भी इसी से चलते हैं। ओके, तो अब एक्सट्रीम हीट से चलते हैं एक ऐसी ठंडक की तरफ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हम बात कर रहे हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी बीईसी की। यह है मैटर का 5वां स्टेट और इसे बनाने के लिए जरूरत पड़ती है एक्सट्रीम कोल्ड की। यहां पर सबसे जरूरी चीज है टेम्परेचर। एक बीईसी बनाने के लिए चीजों को एब्सोल्यूट जीरो के बेहद बेहद करीब ठंडा करना पड़ता है। अब ये एब्सोल्यूट जीरो यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां थ्योरेटिकली सब कुछ, हर मूवमेंट रुक जाता है। और बीसीई इसे सिर्फ 1 डिग्री के अरबों हिस्से ऊपर बनता है। ये यूनिवर्स में मैटर का सबसे ठंडा स्टेट है जो हम जानते हैं। माइंड बॉगलिंग, राइट? तो सवाल यह है कि इतना ठंडा करते कैसे हैं? वेल, साइंटिस्ट पहले एटम्स को मैग्नेट से एक जगह पर ट्रैप करते हैं, फिर उन्हें लेजर से ठंडा किया जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लेजर से। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप एक झूले को धक्का देकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेजर्स भी एटम्स के साथ कुछ वैसा ही करते हैं, उनकी एनर्जी को कम करके उन्हें धीमा कर देते हैं। और जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो के पास पहुंच जाता है तो एटम्स की अजीब सी क्वांटम वेव्स एक दूसरे में मिलने लगती हैं और हजारों एटम्स जुड़कर एक हो जाते हैं। और यहीं से बीईसी का असली जादू शुरू होता है। इस स्टेट में हजारों एटम्स अपनी अलग पहचान ही खो देते हैं। वो सब मिलकर एक सुपर एटम की तरह बिहेव करते हैं। इसको एक क्वांटम क्वायर की तरह सोचिए, जहां हजारों सिंगर्स एक ही सुर में, एक ही वक्त पर एक ही गाना गा रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट सिंक में, एक जैसा। बीईसीज की एक और बहुत ही अजीब प्रॉपर्टी है, सुपर फ्लूइडिटी। इसका मतलब है कि ये बिना किसी फ्रिक्शन या रुकावट के बह सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इसे एक कंटेनर में रखेंगे तो ये उसकी दीवारों पर ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। ये हमारी डेली लाइफ के फिजिक्स के सारे नियमों को चैलेंज करता है। देखिए,
प्लाज्मा रिसर्च हमें फ्यूजन एनर्जी बनाने में मदद कर सकती है। ये ऐसा है जैसे हम सूरज की पावर को धरती पर ला रहे हों। इससे हमें साफ और कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी मिल सकती है। और दूसरी तरफ बीसी रिसर्च से अल्ट्रा प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक्स और सुपर पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स बन रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी में एक नया रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो एक तारे की आग से लेके एक सुपर एटम की शांति तक हमारा यूनिवर्स अजीब वंडर्स से भरा पड़ा है। इन दोनों एक्सट्रीम्स को समझकर हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक कर रहे हैं। पर सवाल अब भी वही है कि आगे क्या? मैटर के और कौन से नए स्टेट्स हैं जिनकी खोज होना अभी बाकी है? सोचिएगा जरूर। तो अब जब हम इन 3 प्लेयर्स को सॉलिड, लिक्विड और गैस को जान गए हैं, चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि क्या होता है जब हम हीट के फॉर्म में एनर्जी ऐड करना शुरू करते हैं। इसे हम अपवर्ड जर्नी कहेंगे, जहां चीजें ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती हैं और स्टेट्स ज्यादा ऑर्डर्ड से कम ऑर्डर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जब आप एक सॉलिड को काफी हीट देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स इतनी तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं कि वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन से आजाद हो जाते हैं और सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सब्सटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। हर प्योर क्रिस्टलिन सॉलिड का एक यूनिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पर यह होता है। ये उस सब्सटेंस का एक तरह से फिंगरप्रिंट है। ये अपवर्ड जर्नी हम हर रोज देखते हैं। सोचिए, गरम तवे पर मक्खन का पिघलना, आपके गरम हाथ में चॉकलेट बार का गुई हो जाना, या फिर एक जलती हुई मोमबत्ती से मोम का धीरे धीरे नीचे टपकना। ये सब क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं जहां सॉलिड्स हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड्स में बदल जाते हैं। अच्छा, अब क्या होगा अगर हम उस लिक्विड में और हीट डालते रहें? जब काफी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स इतनी तेजी से घूमने लगते हैं कि वो एक दूसरे से पूरी तरह अलग होकर गैस के रूप में निकल जाते हैं। इसे कहते हैं वेपराइजेशन। जब ये लिक्विड में हर जगह तेजी से होता है, जैसे एक केटल में, तो हम उसे बॉइलिंग कहते हैं। और हाँ, वेपराइजेशन का मतलब सिर्फ उबालना नहीं होता। जब कपड़े धूप में सूखते हैं तो पानी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे बिना ही गैस बन जाता है। बिल्कुल यही चीज होती है जब गर्म सूप से भाप निकलती है या बारिश के बाद सड़क पर जमा पानी गायब हो जाता है। उसे कहते हैं इवेपोरेशन। ये वेपराइजेशन का एक धीमा, शांत तरीका है जो सिर्फ सरफेस पर होता है। ठीक है, अब रास्ता बदलते हैं। क्या होता है जब हम एनर्जी को हटाते हैं, जब हम चीजों को ठंडा करते हैं? ये है डाउनवर्ड जर्नी, जहां मैटर शांत, ज्यादा ऑर्डर्ड हो जाता है और हीट रिलीज करके अपना स्टेट बदलता है। जब आप एक लिक्विड को ठंडा करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स धीमे हो जाते हैं। धीरे धीरे वो इतने स्लो हो जाते हैं कि वो एक फिक्स्ड, रिजिड स्ट्रक्चर में लॉक हो जाते हैं और लिक्विड सॉलिड बन जाता है। इसे कहते हैं फ्रीजिंग। और यहाँ एक मजेदार फैक्ट है, पानी थोड़ा अजीब है। ज्यादातर सब्सटेंसेस का सॉलिड फॉर्म उनके लिक्विड फॉर्म से ज्यादा डेंस होता है, लेकिन जब पानी जमता है तो वो फैलता है, जिससे बर्फ कम डेंस हो जाती है। इसी वजह से आइस क्यूब्स पानी में तैरते हैं। फ्रीजिंग से हमें कुछ कमाल की चीजें मिलती हैं। इसी तरह हम आइसक्रीम बनाते हैं। इसी तरह एटमॉस्फेयर में ऊपर बर्फ और ओले बनते हैं। और एक बड़े पैमाने पर जब वॉल्केनो से पिघला हुआ लावा निकलता है और ठंडा होता है तो वो जमकर सॉलिड रॉक बन जाता है, जिससे नई जमीन बनती है। सोचो, ये प्लैनेटरी स्केल पर फ्रीजिंग है। चलिए एनर्जी की इस सीढ़ी पर और नीचे चलते हैं। जब आप एक गैस को ठंडा करते हैं तो उसके तेजी से घूमते मॉलिक्यूल्स धीमे होकर एक साथ जुड़ जाते हैं और वापस लिक्विड बन जाते हैं। इसे हम कहते हैं कॉन्डेंसेशन। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है ठंडे ड्रिंक के ग्लास के बाहर पानी की बूंदों का बनना। वो पानी ग्लास से लीक नहीं हो रहा है, वो हवा में मौजूद वाटर वेपर है जो अपनी हीट रिलीज करके उस ठंडी सरफेस पर लिक्विड बन गया है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि ये क्या है तो कंडेंसेशन आपको हर जगह दिखेगा। गर्म पानी से नहाने के बाद आपके बाथरूम के शीशे पर बनी धुंध, ठंडी सुबह घास पर दिखने वाली ओस की बूंदें, और सबसे शानदार हमारे सर के ऊपर बादलों का बनना भी इसी प्रोसेस से होता है। छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स हवा में मौजूद धूल के कणों के आसपास कंडेंस हो जाते हैं। तो ये रहा बड़ा सवाल, क्या एक सॉलिड बिना पिघलकर पानी बने सीधे गैस में गायब हो सकता है? क्या लगता है आपको, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ये तब होता है जब एक सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो सीधे गैस बनकर आजाद हो जाते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है ड्राई आइस, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कभी पिघलती नहीं है, ये बस उस घने अजीब से धुएं को छोड़ती है, इसीलिए इसका स्पेशल इफेक्ट्स में इतना इस्तेमाल होता है।
सब्लिमेशन सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स के लिए ही नहीं है। अगर आपने कभी कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए नैफ्थलीन की गोलियां इस्तेमाल की हैं, तो आपने इसे होते हुए देखा है। वो गोलियां धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं और गायब हो जाती हैं, क्योंकि वो सीधे गैस में सब्लाइम हो रही होती हैं, बिना कोई लिक्विड दाग छोड़े। ये एक धीमा, शांत लेकिन लगातार होने वाला मैजिकल लीप है। और जाहिर है, अगर आप ऊपर जंप कर सकते हैं तो आप नीचे भी जंप कर सकते हैं। इसका उल्टा प्रोसेस, जब एक गैस ठंडी होकर सीधे सॉलिड बन जाती है, उसे कहते हैं डेपोजिशन। और इससे नेचर में कुछ सबसे खूबसूरत चीजें बनती हैं। एक ठंडी सुबह खिड़की के शीशे पर बनी वो नाजुक सुंदर फ्रॉस्ट के पैटर्न्स देखिए। वो हवा में मौजूद वाटर वेपर है जो सीधे आइस क्रिस्टल्स में बदल गया है। ये डायग्राम इस पूरी जर्नी को बहुत अच्छे से दिखाता है। आप लाल तीरों को फॉलो करके अपवर्ड प्रोसेसेस देख सकते हैं, जहां हीट एब्जॉर्ब होती है, मेल्टिंग, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन। और नीले तीर डाउनवर्ड जर्नी को दिखाते हैं, जहां हीट रिलीज होती है, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन और डेपोजिशन। ये दिखाता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस हमेशा एक डायनामिक डांस में है, एनर्जी के फ्लो के साथ बदलने के लिए हमेशा तैयार। तो हमारा अगला टॉपिक है स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि समंदर के पास मौसम इतना मॉडरेट, इतना सुहाना क्यों रहता है? या फिर उबलते पानी से ज्यादा खतरनाक उसकी भाप यानी स्टीम क्यों होती है? इन सब सवालों का जवाब फिजिक्स के इन दो सिंपल से कॉन्सेप्ट्स में छिपा है। चलिए इस एक्सप्लेनर में इनके पीछे का साइंस आसानी से समझते हैं। ओके, सो ये ग्राफ हमारे आज के सफर का रोड मैप है। इसे जरा ध्यान से देखिए। नीचे एक्स एक्सिस पर है हीट सप्लाइड, मतलब हम कितनी गर्मी दे रहे हैं, और ऊपर वाई एक्सिस पर है टेम्परेचर। हम बस इसी ग्राफ को फॉलो करके देखेंगे कि आखिर कैसे एक बर्फ का टुकड़ा यानी आइस गर्मी मिलने पर स्टीम में बदल जाता है। अब इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, हीट और टेम्परेचर। अक्सर लोग इनको एक ही चीज समझ लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हीट जो है वो एनर्जी का फ्लो है, जैसे बहता हुआ पानी, और टेम्परेचर वो उस एनर्जी का लेवल है, जैसे पानी कितना गहरा है। सिंपल है ना? तो आमतौर पर क्या होता है, जैसे ही हम किसी चीज को हीट देते हैं, उसके अंदर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनमें जैसे करंट सा दौड़ जाता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो तेजी से इधर उधर नाचने लगते हैं। और ये जो पार्टिकल्स की हलचल है ना, इसी को हम थर्मोमीटर पर टेम्परेचर बढ़ने के रूप में देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, हीट दो, टेम्परेचर बढ़ेगा। चलिए अब ग्राफ पर हमारे सफर का पहला पड़ाव देखते हैं। ये देखिए, ये जो पहली चढ़ाई वाली लाइन है, यहां हम आइस को हीट दे रहे हैं। उसका टेम्परेचर मान लीजिए -10 से बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पर एक चीज नोटिस कीजिए, वो अभी भी सॉलिड आइस ही है, पिघली नहीं है। इसी स्टेज को समझाता है स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट। तो आखिर ये स्पेसिफिक हीट है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये वो हीट एनर्जी है जो 1 किलो चीज का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए होती है। पर इसमें एक शर्त है, उसका स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। यानी सॉलिड है तो सॉलिड ही रहे, लिक्विड है तो लिक्विड, बस। अच्छा, अब इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना? बहुत गहरा कनेक्शन है। हाई स्पेसिफिक हीट का सीधा सीधा मतलब है कि किसी चीज को गर्म करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पानी। पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत बहुत हाई है, और इसी वजह से मुंबई या चेन्नई जैसे कोस्टल शहरों का मौसम इतना आरामदायक रहता है। समुंदर एक जायंट बैटरी की तरह हीट को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है और फिर धीरे धीरे ही छोड़ता है। ओके, अब आते हैं ग्राफ के सबसे अजीब और इंटरेस्टिंग हिस्से पर। ये सीधी लाइन यानी कि एक प्लेटो। यहां एक मिस्ट्री है। देखिए, हम लगातार हीट दे रहे हैं, पर थर्मोमीटर वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अटका हुआ है। टेम्परेचर आगे बढ़ ही नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? वेल, इस मिस्ट्री का नाम है लेटेंट हीट, यानी छुपी हुई हीट। तो यहां एक पजल है आपके लिए। हम सिस्टम में कंटिन्यूसली हीट डाल रहे हैं, लेकिन थर्मोमीटर की सुई 0 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। तो आखिर ये एनर्जी जा कहां रही है? सोचिए तो। और इस पजल का सोल्यूशन है लेटेंट हीट। ये वो हिडन हीट है जो टेम्परेचर बढ़ाने के काम आती ही नहीं है। ये सारी की सारी एनर्जी पार्टिकल्स को स्पीड देने के बजाय उनके बीच के जो मजबूत बॉन्ड्स है ना, उन्हें तोड़ने में खर्च हो जाती है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे ये स्टेट चेंज करने का एंट्री टिकट है। जब तक हर पार्टिकल अपनी टिकट खरीदकर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में एंटर नहीं कर लेता, तब तक टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए इसको थोड़ा और जूम करके माइक्रोस्कोप की नीचे देखते हैं।
जैसे ही हम 0 डिग्री की आइस को हीट देते हैं, एनर्जी पार्टिकल्स की स्पीड नहीं बढ़ाती, बल्कि वो सॉलिड स्टेट के जो टाइट बॉन्ड्स हैं उन्हें तोड़ने में लग जाती है। जैसे जैसे बॉन्ड्स टूटते जाते हैं, पार्टिकल्स आजाद होकर लिक्विड स्टेट में इधर उधर घूमने लगते हैं, और जब तक आखिरी बॉन्ड नहीं टूटता, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही लॉक रहता है। तो हमारे इस आइस से स्टीम के सफर में 2 बार ऐसे ट्रैफिक जैम्स आते हैं जहां टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ता। पहला जाम आता है मेल्टिंग के टाइम और दूसरा आता है बॉइलिंग के टाइम। इन्हीं 2 स्टेजेस के लिए लेटेंट हीट के 2 टाइप्स होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। साइंस में फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग यानी पिघलना ही होता है। तो ये वो एनर्जी है जो 1 किलो सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर पूरी तरह लिक्विड बनाने के लिए लगती है। और याद रखिएगा, इस दौरान टेम्परेचर बिल्कुल 1 पॉइंट भी नहीं बदलता। ये हमारे ग्राफ का पहला प्लेटो है। और पानी के लिए ये वैल्यू शॉकिंगली बहुत बड़ी है। 1 किलो बर्फ को 0 डिग्री पर पूरी तरह पिघलाने के लिए 3,34,000 जूल्स एनर्जी छिपी रहती है। पता है ये कितनी एनर्जी है? इससे आप एक 100 वॉट के बल्ब को लगभग 1 घंटे तक जला सकते हैं। ये सच में बहुत सारी हिडन एनर्जी है। चलिए सफर पर वापस चलते हैं। सारी आइस पिघल चुकी है। अब हमारा ग्राफ फिर से चढ़ाई शुरू करता है। ये है पानी का स्पेसिफिक हीट स्टेज। हम हीट दे रहे हैं और पानी का टेम्परेचर 0 से बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया है। और देखिए, यहां आकर टेम्परेचर फिर से रुक गया। यह है हमारे सफर का दूसरा प्लेटो। और दूसरे ट्रैफिक जैम के पीछे है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये वो हिडन एनर्जी है जो 1 किलो उबलते हुए पानी को पूरी तरह स्टीम या भाप में बदलने के लिए जरूरी है। और हां, इस पूरे प्रोसेस के दौरान भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही फिक्स्ड रहता है। और अब जरा ये नंबर देखिए। पानी की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 22.5 लाख जूल्स पर किलोग्राम। ये आइस को पिघलाने वाली एनर्जी से लगभग 7 गुना ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि पानी को भाप में बदलना बर्फ को पिघलाने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए तो जबरदस्त एनर्जी लगती है। तो हमने इतनी सारी फिजिक्स तो समझ ली, पर इसका फायदा क्या है? चलिए अब देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स आपकी और मेरी रोज की जिंदगी में कहां कहां छिपे हुए हैं। और ट्रस्ट मी, इसके एग्जाम्पल्स आपको हैरान कर देंगे। आपने कभी सोचा है कि ड्रिंक को ठंडा करने के लिए हम 0 डिग्री का ठंडा पानी डालने की जगह 0 डिग्री की आइस ही क्यों डालते हैं? क्योंकि आइस एक ज्यादा इफेक्टिव कूलर है। कैसे? देखिए, आइस पहले आपकी ड्रिंक से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब करती है ताकि वो पिघल सके। फिर जो पानी बनता है वो और हीट एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए आइस एक तरह से डबल कूलिंग इफेक्ट देती है। और अब एक बहुत जरूरी और थोड़ी सी खतरनाक बात। उबलते पानी से जलना बुरा है, नो डाउट, पर स्टीम यानी भाप से जलना कहीं ज्यादा बुरा क्यों होता है, जबकि दोनों का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस ही है? इसके पीछे है वही हिडन हीट। जब स्टीम आपकी स्किन से टकराती है तो पानी बनने से पहले वो अपनी सारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो जबरदस्त 22.5 लाख जूल्स आपकी स्किन में ट्रांसफर कर देती है। इस एक्स्ट्रा हिडन एनर्जी की वजह से स्टीम से जलना बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। स्टीम में 100 डिग्री के पानी से कहीं ज्यादा हिडन एनर्जी छिपी होती है और इसी वजह से ये उबलते पानी से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। और अब जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। अब जब आप स्टीम की इस हिडन पावर के बारे में जानते हैं तो सोचिए कि हमारे किचन का प्रेशर कुकर इसी सुपर पावर का इस्तेमाल करके दाल और चावल जैसी चीजें इतनी जल्दी कैसे पका लेता है। इसका जवाब आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज का स्टेट, मतलब वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस, ये ना बेसिकली 2 फोर्सेस के बीच एक बैटल की तरह है। एक तरफ है टेम्परेचर यानी तापमान और दूसरी तरफ है प्रेशर यानी दबाव। इन्हीं दोनों के बीच में सारा खेल चलता है। इसको ऐसे समझिए, टेम्परेचर यानी गर्मी पार्टिकल्स को एनर्जी देती है, जोश देती है, जिससे वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में छुट्टी की बेल बजने पर स्टूडेंट्स क्लास से बाहर भागते हैं। लेकिन प्रेशर इसका बिल्कुल उल्टा काम करता है। वो पार्टिकल्स को पास लाता है, उन्हें एक साथ स्क्वीज करता है। जैसे टीचर कहती है, चलो सब एक लाइन में लग जाओ। तो चलिए अपने पहले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, लिक्विफैक्शन, मतलब गैस को लिक्विड बनाना। अब अगर हमें टेम्परेचर के खिलाफ ये लड़ाई जीतनी है तो हमें प्रेशर का इस्तेमाल करना होगा। हम इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं कि गैस के दूर दूर इधर उधर घूम रहे पार्टिकल्स को मजबूरन पास आकर लिक्विड बनना ही पड़ता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, एक सिलेंडर में गैस है।
उसके पार्टिकल्स आजादी से आराम से घूम रहे हैं। स्टेप 2, हमने एक पिस्टन से प्रेशर डाला, इससे पार्टिकल्स पास आते हैं और फ्रिक्शन से गर्मी यानी हीट पैदा होती है। स्टेप 3, यहां पर सबसे जरूरी चीज आती है। हम कूलेंट की मदद से उस एक्स्ट्रा हीट को निकाल देते हैं, यानी टेम्परेचर कम करते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ प्रेशर काफी नहीं है, ठंडा करना भी बहुत जरूरी है। और फाइनली स्टेप 4, वॉला, गैस लिक्विफाई हो गई। सारे पार्टिकल्स अब पास पास आकर लिक्विड बन चुके हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये सारी साइंस हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या काम आती है, राइट? तो चलिए इसका एक आम सा एग्जाम्पल देखते हैं जो आप सबके घर में मौजूद है। बिल्कुल सही, एलपीजी सिलेंडर। क्या आपने ये लाल रंग का सिलेंडर अपने किचन में देखा है? जरूर देखा होगा, मम्मी इस पर ही तो खाना बनाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके अंदर आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है? देखिए, एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जैसा कि नाम में ही लिखा है, इसके अंदर गैस को लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ये प्रोपेन और ब्यूटेन गैसेस का एक मिक्सचर होता है, जिससे बहुत ही हाई प्रेशर पर रखा जाता है। पता है ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में बहुत ज्यादा गैस को एक छोटी सी जगह में स्टोर करना और इधर से उधर ले जाना आसान हो जाता है। और हां, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि एलपीजी की अपनी कोई स्मेल नहीं होती। इसमें एक अलग केमिकल मिलाया जाता है ताकि अगर कभी लीक हो तो उसकी तेज स्मेल से फौरन पता चल जाए। सेफ्टी फर्स्ट। चलिए अब मैटर और प्रेशर के एक और जादुई, एक मैजिकल एग्जाम्पल की बात करते हैं, ड्राई आइस। ये एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अजीब सब्सटेंस है जो बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है। ओके, तो ड्राई आइस को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म समझना होगा, सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन क्या भला है? ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड चीज पिघलकर लिक्विड बनने के बजाय सीधे गैस में बदल जाती है। वो लिक्विड वाले स्टेप को पूरी तरह से स्किप कर देती है। तो ये ड्राई आइस आखिर है क्या? सिंपल, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। हां, वही CO2 जिसे हम सांस छोड़ते वक्त निकालते हैं। ये बेहद बेहद ठंडी होती है, -78.5 डिग्री सेल्सियस। सोच सकते हो कितना ठंडा। जब इस पर से प्रेशर कम होता है तो ये पिघलती नहीं बल्कि सब्लिमेट हो जाती है, सीधे गैस बन जाती है। इसीलिए तो इसे ड्राई आइस कहते हैं, क्योंकि ये कभी गीली नहीं होती। इसे मूवीज में फॉग इफेक्ट्स के लिए या फ्रोजन फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी वार्निंग, इसे कभी भी नंगे हाथों से मत छूना, इससे बहुत बुरा फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। हमेशा ग्लव्स पहनकर ही हैंडल करना। हमने ये देखा कि प्रेशर का मेन काम पार्टिकल्स को पास लाना है, उन्हें स्क्वीज करना है। हमने जाना कि प्रेशर और कूलिंग को एक साथ यूज करके हम गैस को लिक्विड बना सकते हैं, जैसा कि हमारे एलपीजी सिलेंडर में होता है। हाई प्रेशर से ड्राई आइस जैसे स्पेशल मटेरियल्स को सॉलिड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और जब वही प्रेशर कम होता है तो सब्लिमेशन जैसे अमेजिंग चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, जब भी हम छुट्टियों में पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां खाना बनाने में, स्पेशली दाल, राजमा या चावल पकाने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग जाता है? वही खाना जो हमारे घर पर मतलब प्लेन्स में फटाफट बन जाता है, हाई एल्टीट्यूड्स पर जैसे पकने का नाम ही नहीं लेता। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर इसके पीछे की जो साइंस है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये इमेज इस पूरे आइडिया को एकदम परफेक्टली समझाती है। रूल बहुत सिंपल है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। सी लेवल पर जहां हाई प्रेशर है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, लेकिन 3000 मीटर की ऊंचाई पर जहां प्रेशर कम है, पानी सिर्फ 90 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है। और जरा सोचिए, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तो पानी सिर्फ 71 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल हो जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? आप इमेजिन कीजिए कि हवा का जो प्रेशर है वो पानी के सरफेस पर एक ढक्कन की तरह काम कर रहा है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स को भाप बनकर उड़ने से रोक रहा है। जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो लो प्रेशर की वजह से ये ढक्कन हल्का हो जाता है। अब पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी लेकर स्टीम बनकर उड़ जाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, और इसीलिए पानी को बॉयल करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो कम हीट में ही उबलने लगता है। ये टेबल बेसिकली पूरी कहानी को नंबर्स में समराइज कर देता है। देखिए, सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई, वाटर्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और कुकिंग स्पीड नॉर्मल। वहीं दूसरी तरफ हाई ऑल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो, वाटर्स बॉइलिंग पॉइंट गिरकर हो गया लगभग 90 डिग्री सेल्सियस, और इसका सीधा सीधा रिजल्ट कुकिंग स्पीड हो गई स्लोअर। पर यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है। आप सोचेंगे कि अगर पानी उबल तो रहा है, बबल्स तो निकल रहे हैं, तो फिर खाना धीरे क्यों पक रहा है? बॉइलिंग इज बॉइलिंग, राइट? वेल, नॉट रियली।
चलिए अब हीट और कुकिंग के पीछे की असली सच्चाई को समझते हैं। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है, एक मिसकंसेप्शन है कि पानी में जो बबल्स बनते हैं, जो उबाल आता है, वो खाने को पकाता है। हम उबलते हुए पानी को देखकर सोचते हैं कि हाँ, कुकिंग प्रोसेस फुल स्पीड में चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। असली हीरो तो कोई और ही है। एंड हियर इट इज द आहा मोमेंट। असल में खाने को बबल्स नहीं पकाते, बल्कि वो हीट यानी गर्मी पकाती है जो पानी से खाने में ट्रांसफर होती है। खाना पकाने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है पानी का एक्चुअल टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट खाने में जाएगी और खाना उतनी ही जल्दी पकेगा। ये बार चार्ट इस टेम्परेचर के फर्क को एकदम साफ साफ दिखाता है। सी लेवल पर आपका खाना 100 डिग्री सेल्सियस के खौलते हुए पानी में पक रहा है, लेकिन पहाड़ों पर भले ही पानी उबल रहा हो, वो असल में सिर्फ 90 डिग्री सेल्सियस के कंपैरेटिवली ठंडे पानी में पक रहा है। और ये जो 10 डिग्री का फर्क है ना, ये कुकिंग टाइम में जमीन आसमान का अंतर ला सकता है। तो अब इस नेचुरल फिजिक्स प्रॉब्लम का साइंटिफिक सोल्यूशन क्या है? यहीं पर हमारी कहानी के हीरो की एंट्री होती है, द प्रेशर कुकर। चलिए देखते हैं कि कैसे साइंस का एक सिंपल सा प्रिंसिपल हमारी इस डिनर प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। प्रेशर कुकर काम कैसे करता है? ये हाई एल्टीट्यूड की प्रॉब्लम को बेसिकली उल्टा कर देता है। स्टेप 1, इसका जो सील ढक्कन होता है वो स्टीम को बाहर नहीं निकलने देता। स्टेप 2, ये जो फंसी हुई स्टीम है वो पॉट के अंदर प्रेशर को आर्टिफिशियली बहुत बढ़ा देती है। स्टेप 3, इस बढ़े हुए हाई प्रेशर के कारण पानी अब 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं बल्कि और भी ज्यादा, लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। एंड स्टेप 4, ये जो सुपर हॉट पानी है ये खाने को बहुत तेजी से और बहुत अच्छी तरह से पका देता है। तो हमारा अगला टॉपिक है ट्रिपल पॉइंट एंड द क्रिटिकल पॉइंट। वेल, ये एनसीईआरटी में कवर्ड नहीं है, लेकिन ये चैप्टर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो मेटल के कुछ बहुत ही अजीब बिहेवियर्स को दिखाता है। तो चलिए इसमें डाइव करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आइस, वाटर और स्टीम, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों एक ही जगह पर एक ही टाइम पर एग्जिस्ट कर सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, अगर सही कंडीशंस हो तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। इस पहेली को सुलझाने की चाबी है प्रेशर। हम सब जानते हैं कि टेम्परेचर से चीजें मेल्ट या बॉयल होती है, लेकिन प्रेशर एक ऐसा गेम चेंजर है जो स्टेट्स ऑफ मैटर के सारे रूल्स को पूरी तरह से बदल सकता है। और मजे की बात यह है कि प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को बहुत अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर के चेंजेस का बहुत मामूली सा असर होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के साथ ड्रास्टिकली, मतलब बहुत तेजी से बदलता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, जैसे ही आप प्रेशर कम करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर से कई ज्यादा तेजी से नीचे गिरता है, और इन दोनों के बीच का ये बढ़ता हुआ गैप ही हमें आगे की कहानी समझने में मदद करेगा। और यही हमें हमारी पहली डेस्टिनेशन तक ले आता है, द ट्रिपल पॉइंट। ये वो अनोखी जगह है जहां सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों आकर मिलते हैं। तो आखिर ये ट्रिपल पॉइंट है क्या? ये टेम्परेचर और प्रेशर का वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जहां किसी सब्सटेंस की तीनों फेज, सॉलिड, लिक्विड और गैस, एक साथ एक परफेक्ट बैलेंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। पानी के लिए ये मैजिकल टेम्परेचर है 0.01 डिग्रीज सेल्सियस। ध्यान दीजिए, ये कितना स्पेसिफिक है। 0 नहीं, 1 नहीं, बल्कि बिल्कुल प्रिसाइज 0.01 डिग्रीज। और इस टेम्परेचर के साथ जो प्रेशर चाहिए वो है सिर्फ 0.006 एटमॉस्फेयर्स। ये बहुत ही कम प्रेशर है, हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कहीं ज्यादा कम। बस इसी स्पेसिफिक लो प्रेशर और प्रिसाइज टेम्परेचर पर पानी एक साथ तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। और ये सिर्फ पानी के लिए नहीं है, हर सब्सटेंस का अपना एक यूनिक ट्रिपल पॉइंट होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का है -56.6 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन इसके लिए प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा चाहिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे दूसरे सब्सटेंसेस के अपने ट्रिपल पॉइंट्स और भी एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हैं। ठीक है, तो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। हमने बहुत लो प्रेशर की बात की, तो अब बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर की तरफ, क्रिटिकल पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए। इसे आप मैटर के लिए एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न समझ सकते हैं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है?
ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर है जहां तक कोई सब्सटेंस एक अलग लिक्विड और एक अलग गैस के तौर पर एग्जिस्ट कर सकता है। इस पॉइंट के बाद उनके बीच की बाउंड्री मतलब जो फर्क है वो बस गायब हो जाता है। इसे ऐसे सोचिए, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर मॉलिक्यूल्स में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है और वो इतनी तेजी से मूव कर रहे होते हैं कि आप कितना भी प्रेशर लगा लें, आप उन्हें फोर्स करके लिक्विड नहीं बना सकते। वो एक दूसरे से चिपकने से मना कर देते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट के आगे क्या है? अगर वो लिक्विड नहीं है और गैस भी नहीं है तो फिर वो है क्या? वो मैटर का एक चौथा बहुत ही अजीब स्टेट है जिसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक अजीब हाइब्रिड है। इसमें लिक्विड और गैस दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये लिक्विड की तरह चीजों को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन साथ ही गैस की तरह छोटी छोटी जगहों से फ्लो भी कर सकता है। मतलब ये एक ऐसा स्टेट है जो दोनों है और दोनों में से कुछ भी नहीं। आप शायद सोच रहे होंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा अजीब है, पर इसका फायदा क्या है? वेल, इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस किसी जादू से कम नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हमारी डेली लाइफ में कहाँ काम आते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपकी डीकैफ कॉफी। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर जबरदस्त प्रेशर डाला जाता है जब तक कि वो अपने क्रिटिकल पॉइंट को पार करके एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ना बन जाए। फिर इस फ्लूइड को हरे कॉफी बीन्स के बीच से गुजारा जाता है। क्योंकि ये लिक्विड की तरह काम करता है, ये कफीन को घोलकर निकाल लेता है, लेकिन मजे की बात यह है कि फ्लेवर को छोड़ देता है। आखिर में प्रेशर हटा दिया जाता है, CO2 वापस गैस बनकर उड़ जाती है और पीछे रह जाते हैं परफेक्ट डीकैफिनेटेड बीन्स। है ना कमाल? तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करके जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिपल पॉइंट पर तीनों स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। वहीं क्रिटिकल पॉइंट पर लिक्विड और गैस मिलकर एक हो जाते हैं। कंडीशंस बिल्कुल उल्टी हैं। ट्रिपल पॉइंट को बहुत लो प्रेशर चाहिए जबकि क्रिटिकल पॉइंट को बहुत हाई प्रेशर। और रिजल्ट, ट्रिपल पॉइंट हमें तीनों स्टेट्स का इक्विलिब्रियम देता है जबकि क्रिटिकल पॉइंट एक नए स्टेट को जन्म देता है, अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। तो इस पूरी जर्नी से हमने क्या सीखा? चलिए की टेकअवेज पर एक नजर डालते हैं। वो जरूरी पॉइंट्स जो आपको इस एक्सप्लेनर से याद रखने हैं। पहली बात, मैटर के स्टेट्स सिर्फ टेम्परेचर पर नहीं बल्कि प्रेशर पर भी डिपेंड करते हैं। दूसरी बात, ट्रिपल पॉइंट वो जगह है जहां तीनों स्टेट्स एक साथ मिल सकते हैं। तीसरी बात, क्रिटिकल पॉइंट वो बाउंड्री है जहां लिक्विड और गैस के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। और आखिर में क्रिटिकल पॉइंट के परे एक बहुत ही यूजफुल स्टेट मौजूद है जिसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलर डायनामिक्स ऑफ सरफेस इवेपोरेशन। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि जब पानी या कोई भी लिक्विड भाप बनकर उड़ जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स मतलब उसके बिल्कुल छोटे छोटे कण उनके लेवल पर आखिर चल क्या रहा होता है। आइए इसी को समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इवेपोरेशन है क्या? देखिए, आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये जरूर नोटिस किया होगा, जैसे गीला फर्श थोड़ी देर में अपने आप ही सूख जाता है, या बारिश के बाद सड़क पर जो पानी के गड्ढे होते हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये पानी जाता कहाँ है? ये जो जादू सा लगता है, ये जो पानी का डिसअपीयरिंग एक्ट है ना, इसी को साइंस की भाषा में हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो आइए इसकी डेफिनेशन को ठीक से समझते हैं। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड वेपर में यानी भाप में बदल जाता है। लेकिन यहां एक कैच है, यह सब होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, पर कपड़े तो 30-40 डिग्री में भी सूख जाते हैं, है ना? और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। इसका मतलब समझिए, यह प्रोसेस पूरे लिक्विड में एक साथ नहीं होता। यह सिर्फ लिक्विड की ऊपरी सतह पर उसके सरफेस पर ही होता है। अंदर के पानी को कुछ नहीं होता, सिर्फ ऊपर ऊपर से पानी भाप बनता है। और इसके एग्जाम्पल्स तो हमारे चारों तरफ हैं। सोच के देखिए, गीला फर्श अपने आप सूख जाता है, बारिश के बाद पडल्स गायब हो जाते हैं, धूप में डाले हुए गीले कपड़े सूख जाते हैं, अरे गरम गरम चाय या कॉफी से जो भाप निकलती है, ये सब कुछ इवेपोरेशन ही तो है। लेकिन ये तो वो है जो हमें दिखता है, इसके पीछे की साइंस क्या है? चलिए अब इसके पर्दे के पीछे झांकते हैं और आखिरकार देखते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर अणुओं की दुनिया में चल क्या रहा है। तो चलिए अब हम आ गए हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। इमेजिन कीजिए कि हम पानी की एक छोटी सी बूंद के अंदर देख रहे हैं। पता है वहां क्या चल रहा है? एक पूरा बैटलफील्ड, एक जंग छिड़ रही है वहां पर। एक ऐसी खींचातानी, एक टग ऑफ वॉर जो हर पल ये डिसाइड करती है कि पानी लिक्विड ही बना रहेगा या फिर भाप बनकर उड़ जाएगा। तो इस जंग में, इस बैटलफील्ड में
दो मेन खिलाड़ी हैं, दो ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक तरफ है काइनेटिक एनर्जी, चलिए इसको आसानी के लिए हम कहते हैं स्केप फोर्स। ये मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की एनर्जी है, उनकी भागने की ताकत। जो मॉलिक्यूल जितना तेज भाग रहा है उसके पास उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। और दूसरी तरफ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये है होल्डिंग फोर्स। इसको आप एक मजबूत ग्लू या फेविकॉल समझ सकते हैं। ये एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसका काम है सारे मॉलिक्यूल्स को पकड़कर रखना, उन्हें एक साथ बांध कर रखना। अब इस पूरी सिचुएशन को एक और इंटरेस्टिंग तरीके से सोचते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक पार्टी में हैं और सामने एक बहुत ही क्राउडेड डांस फ्लोर है। अब इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो इन डांसर्स की तरह हैं। सब इधर उधर मूव कर रहे हैं, नाच रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कोई डांसर बहुत फास्ट नाच रहा है, उसमें बहुत एनर्जी है, कोई थोड़ा स्लो है। और जो हमने होल्डिंग फोर्स की बात की थी, एके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो पता है क्या है? वो ऐसा है जैसे सब डांसर्स ने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ा हुआ है, एक चेन बनाई हुई है ताकि कोई भी डांस फ्लोर छोड़कर बाहर ना जा पाए। तो द बिग क्वेश्चन इस भरे हुए डांस फ्लोर से, इस लिक्विड की सतह से कोई एक मॉलिक्यूल आखिर आजाद होता कैसे है? वो सबका हाथ छुड़ाकर भाग कैसे जाता है? ये ग्रेट एस्केप, ये आजादी की कहानी आखिर होती कैसे है? चलिए इसके पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके, तो ये आजादी 4 स्टेप्स में मिलती है। ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1 है कांस्टेंट मोशन एंड कोलिजन्स। लिक्विड के अंदर के सारे मॉलिक्यूल्स आराम से नहीं बैठे, वो कॉन्स्टेंटली इधर उधर भाग रहे हैं और टकरा रहे हैं, बिल्कुल बिलियर्ड बॉल्स की तरह। और जब वो टकराते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अब आता है स्टेप 2, एनर्जी बूस्ट एट द सर्फेस। इन लगातार होने वाली टक्करों की वजह से कुछ लकी मॉलिक्यूल्स जो बिल्कुल ऊपर सतह पर यानी सरफेस पर होते हैं, उन्हें इतना जोरदार एनर्जी बूस्ट मिलता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बाकियों से बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे हम पहुंचते हैं स्टेप 3 पर, ओवरकमिंग द ग्लू। अब इस मॉलिक्यूल के पास इतनी ज्यादा एस्केप एनर्जी आ चुकी है कि वो उस होल्डिंग फोर्स, याद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो ग्लू उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। वो उस ग्लू की पकड़ को तोड़ने के लिए तैयार है। और फिर आखिर में स्टेप 4, दी एस्केप। ये हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल उस ग्लू की सारी जंजीरें तोड़कर लिक्विड की सतह से आजाद हो जाता है और हवा में वेपर बनकर फुर उड़ जाता है। इसी को कहते हैं इवापोरेशन। और ये जो हमने अभी समझा, उससे एक बहुत जरूरी बात निकल कर आती है, जिसे ये कोट भी हाईलाइट कर रहा है। ये कह रहा है कि सतह पर मौजूद अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, यानी बहुत थोड़े से गिने चुने पार्टिकल्स जिनके पास काफी हाई काइनेटिक एनर्जी जमा हो जाती है, सिर्फ वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ पाते हैं और हवा में वेपर बनकर एस्केप करते हैं। इसका मतलब यह है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ एवापोरेट नहीं होते। ये एक एक करके धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि मॉलिक्यूलर लेवल पर ये ग्रेट एस्केप कैसे होता है, लेकिन इससे हमें क्या, हमारी दुनिया पर, हमारी लाइफ पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए अब इसके रियल वर्ल्ड इंपैक्ट को देखते हैं। इसका सबसे कमाल का और सबसे कॉमन इफेक्ट है कूलिंग। जी हां, एवेपोरेशन से ठंडक होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा पसीना। जब हमें गर्मी लगती है और पसीना आता है तो वो पानी हमारी स्किन से एवेपोरेट होता है ना? अब सोचिए, एस्केप कौन से मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं? वो जिनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, यानी सबसे गर्म मॉलिक्यूल्स। तो जब ये गर्म मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी की हीट लेकर उड़ जाते हैं तो पीछे कौन बचता है? सिर्फ लो एनर्जी वाले यानी ठंडे मॉलिक्यूल्स। और इसका रिजल्ट, हमें ठंडक महसूस होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि पसीना हमारी बॉडी का नेचुरल एयर कंडीशनर है। अमेजिंग, राइट? अच्छा, अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस एस्केप के प्रोसेस को यानी इवेपोरेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। पहला है टेम्परेचर। ये तो कॉमन सेंस है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी, मॉलिक्यूल्स उतनी तेजी से मूव करेंगे। मतलब उनके पास पहले से ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो उनका एस्केप करना आसान हो जाएगा। तभी तो धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया, मतलब कितनी सतह हवा के कांटेक्ट में है। आप कपड़ों को इकट्ठा करके डालेंगे तो देर से सूखेंगे, पर उन्हें फैलाकर डालेंगे तो जल्दी सूखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एस्केप करने का मौका दे दिया। और तीसरा है विंड स्पीड, यानी हवा की रफ्तार। जब हवा तेज चलती है तो जो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी एस्केप कर चुके हैं उन्हें हवा अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। इससे सरफेस के पास जगह खाली हो जाती है और नीचे से नए मॉलिक्यूल्स आसानी से एस्केप कर पाते हैं। सिंपल। और सोचिए मत कि इसका इंपैक्ट बस कपड़े सुखाने तक ही है। नहीं, इसका इंपैक्ट बहुत बहुत ही बड़ा है। हमारी धरती का पूरा वाटर साइकिल, जल चक्र जिसे कहते हैं, वो इवेपोरेशन पर ही तो चलता है। समुंदरों और नदियों से पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है।
यही नहीं, फूड इंडस्ट्री में चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे मिर्च या आम को सुखाना, वो भी डिहाइड्रेशन यानी इवेपोरेशन ही है। और आपके घर का एसी और फ्रिज, वो भी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के ही प्रिंसिपल पर काम करके आपको ठंडक देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये एक छोटा सा सिंपल सा मॉलिक्यूलर प्रोसेस हमारी पूरी दुनिया को, हमारी टेक्नोलॉजी को और हमारे एनवायरनमेंट को चला रहा है। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। हमने सीखा कि जब हाई एनर्जी वाले यानी गर्म मॉलिक्यूल्स एस्केप करते हैं, जिसे हम एवेपोरेशन कहते हैं, तो कूलिंग होती है। अब इसका उल्टा सोचिए, जब वेपर वापस लिक्विड बनता है यानी कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, जैसे पानी की बूंदें ठंडी बॉटल पर आ जाती हैं, तो उस प्रोसेस में मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता होगा? क्या उससे कूलिंग होगी या आखिर हीटिंग होगी, और क्यों? हमारा अगला टॉपिक है बॉइलिंग वर्सेस इवेपोरेशन। अब देखो, दोनों ही प्रोसेस में होता तो एक ही काम है, लिक्विड जो है वो वेपर यानी भाप में बदल जाता है। लेकिन जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हो, एक तरफ है तेजी से उबलता हुआ पानी और दूसरी तरफ है आराम से सूखता हुआ पानी। सोचने में तो एक जैसे लगते हैं, पर इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो चलिए इनके बीच के डिफरेंसेस को आसानी से समझते हैं। ओके, सबसे पहले टेम्परेचर। बॉइलिंग का तो एक पक्का रूल है, वो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होता है, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पानी के लिए ये मैजिक नंबर है 100 डिग्री सेल्सियस। इससे 1 डिग्री भी कम हो तो पानी उबलेगा नहीं। लेकिन इवेपोरेशन, वो तो बड़ा चिल है, वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। आपने टेबल पर पानी गिरा दिया, वो 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पर भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर है, जितनी ज्यादा गर्मी उतनी तेजी से इवेपोरेशन। अब आते हैं लोकेशन पर, यानी जगह। बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेनॉन है। बल्क मतलब पूरा का पूरा लिक्विड। सोचो, बॉइलिंग एक ऐसी पार्टी है जहां अचानक फायर अलार्म बज गया और सब लोग, आगे वाले, पीछे वाले, बीच वाले, हर दरवाजे से एक साथ बाहर भाग रहे हैं। बबल्स नीचे से भी आते हैं, साइड से भी, हर जगह से। जबकि इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेनॉन है। यहां सिर्फ सरफेस के यानी सबसे ऊपर के मॉलिक्यूल्स को ही बाहर जाने का मौका मिलता है। ये ऐसा है जैसे पार्टी से कुछ लोग बिल्कुल शांति से सिर्फ फ्रंट डोर से निकल जाते हैं। तो ये बल्क फिनोमिनन आखिर है क्या? सिंपल है, जब हम पानी को उबालते हैं तो हम उसे नीचे से गर्मी देते हैं। ये हीट पूरे पानी में फैल जाती है, हर एक मॉलिक्यूल तक। इसलिए सब मॉलिक्यूल्स एक साथ एनर्जेटिक हो जाते हैं और वेपर के बबल्स कहीं भी पानी के अंदर बनने लगते हैं और ऊपर की तरफ भागते हैं। ये एक हाई एनर्जी, हाई ड्रामा प्रोसेस है। और इसके ठीक उलट है सरफेस फिनोमिनन। यहां सारा गेम बस सरफेस का है। लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेचारे फंसे हुए हैं। सिर्फ वो लकी मॉलिक्यूल्स जो सबसे ऊपर हवा के कांटेक्ट में हैं और जिनके पास आजाद होने के लिए काफी एनर्जी है, वही भाप बन पाते हैं। नीचे वालों को तो मौका ही नहीं मिलता। इसलिए ये प्रोसेस काफी शांत और धीमा होता है। ओके, तो टेम्परेचर और लोकेशन तो क्लियर हो गया। अब आते हैं दो और बड़े सवालों पर। इन्हें अपनी एनर्जी मिलती कहां से है और इनका असर क्या होता है? क्या ये चीजों को गर्म करते हैं या ठंडा? एनर्जी के सोर्स में जमीन आसमान का फर्क है। बॉइलिंग के लिए तो आग चाहिए, स्टोव चाहिए, एकदम सामने से, बाहर से लगातार हीट देनी पड़ती है। बिना एक्सटर्नल हीट के बॉइलिंग पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इवेपोरेशन, वो थोड़ा स्मार्ट है। वो अपनी एनर्जी चुपके से ले लेता है, कुछ लिक्विड से ही और कुछ अपने आसपास की हवा या सरफेस से। उसके लिए अलग से बर्नर की कोई जरूरत नहीं। और यही एनर्जी का फर्क इनके इफेक्ट तो बिल्कुल उल्टा कर देता है। सीरियसली, बॉइलिंग जाहिर है एक हीटिंग प्रोसेस है, हम गर्मी देकर ही तो पानी उबालते हैं। पर इवेपोरेशन, बिलीव इट और नॉट, वो एक कूलिंग प्रोसेस है। अमेजिंग, राइट? क्योंकि जब सबसे फास्ट, सबसे एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स भाप बनकर उड़ जाते हैं तो पीछे बचे मॉलिक्यूल्स की एवरेज एनर्जी कम हो जाती है। और कम एनर्जी का मतलब कम टेम्परेचर। इसलिए इवेपोरेशन हमेशा ठंडक पैदा करता है। तो आखिर ये ठंडक का जादू होता कैसे है? चलिए इस साइंस को आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। स्टेप 1, सोचो लिक्विड के अंदर एक रेस हो रही है। कुछ मॉलिक्यूल्स आराम से चल रहे हैं, कुछ तेज और कुछ सुपर फास्ट। जो सुपर फास्ट हैं उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। स्टेप 2, अब सिर्फ सरफेस पर जो सबसे तेज दौड़ने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वही रेस जीतकर बाहर निकल पाते हैं, यानी वेपर बन जाते हैं। स्टेप 3, जब सारे फास्ट रनर्स यानी हॉटेस्ट मॉलिक्यूल्स चले गए तो पीछे कौन बचा? सिर्फ स्लो और मीडियम स्पीड वाले। तो पूरी टीम की एवरेज स्पीड यानी एवरेज एनर्जी कम हो गई। स्टेप 4, और बस लोअर एवरेज एनर्जी का सीधा मतलब है लोअर टेम्परेचर, इसलिए लिक्विड ठंडा हो जाता है। सिंपल। ओके, थियोरी बहुत हो गई, अब असली मजा आएगा। लेट्स सी ये साइंस हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे चारों तरफ कहां कहां काम करता है।
इन एग्जाम्पल्स के बाद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा पसीना। हम सब ने फील किया है राइट, जब वर्कआउट के बाद या गर्मी में पसीना सूखता है तो कितनी ठंडक मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पसीना जब हमारी स्किन से इवेपोरेट होता है तो वो हमारी बॉडी की गर्मी को चुरा कर ले जाता है। इससे हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है। तो पसीना आना एक्चुअली हमारी बॉडी का नेचुरल एसी सिस्टम है। और ये देखिए, नेचर्स रेफ्रिजरेटर, हमारा देसी मटका। गर्मियों में मटके का पानी इतना ठंडा कैसे रहता है? साइंस सिंपल है। मिट्टी के मटके में लाखों छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इनसे पानी रिस रिस कर बाहरी सरफेस पर आ जाता है। वहां हवा से ये पानी इवेपोरेट होता है। और इस इवेपोरेशन के लिए हीट कहां से आती है? मटके की दीवारों से और अंदर रखे पानी से। इसलिए अंदर का पानी नेचुरली ठंडा हो जाता है। अब आते हैं बॉइलिंग के सुपरस्टार पर, हमारा प्रेशर कुकर। ये तो साइंस का एक जीनियस हैक है। कुकर क्या करता है? वो सारी स्टीम को अंदर ही ट्रैप कर लेता है। इससे कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। और फिजिक्स का रूल है, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो अब पानी 100 डिग्री पर नहीं बल्कि 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और इतने हाई टेम्परेचर पर दाल हो या छोले सब फटाफट गल जाते हैं। ओके, काफी कुछ समझ लिया हमने। तो चलिए एक क्विक रिकैप हो जाए। सारे की डिफरेंसेस एक ही जगह, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। तो याद रखिएगा, ये 4 मेन पॉइंट्स हैं। टेम्परेचर, बॉइलिंग फिक्स्ड है, इवेपोरेशन फ्लेक्सिबल है। लोकेशन, बॉइलिंग पूरे लिक्विड का हंगामा है, इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस का शांत प्रोसेस है। एनर्जी, बॉइलिंग को बाहर से आग चाहिए, इवेपोरेशन आसपास से गर्मी खींच लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इफेक्ट, बॉइलिंग एक हीटिंग प्रोसेस है जबकि इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो इवेपोरेशन की रेट यानी उसकी स्पीड को अफेक्ट करते हैं। सिंपल शब्दों में वो क्या चीजें हैं जिनकी वजह से पानी या कोई भी लिक्विड कभी जल्दी तो कभी धीरे धीरे भाप बनता है। आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट हमारी रोज की लाइफ में हर जगह यूज होता है। देखिए, टोटल 6 यानी 6 की फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन पर असर डालते हैं। ये हैं सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आखिर में उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम पहले 3 फैक्टर्स पर डिटेल में फोकस करेंगे, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड। तो हमारा सबसे पहला और सबसे आसान फैक्टर है सरफेस एरिया। इसका फंडा बहुत सिंपल है, जितना बड़ा स्टेज उतना ही तेजी से एस्केप। मतलब जितनी बड़ी सतह उतनी तेजी से इवेपोरेशन। आइए देखते हैं ये आखिर काम कैसे करता है। इसके पीछे की साइंस एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। जब आप किसी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो उसके ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। इससे होता यह है कि एक ही टाइम पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड को छोड़कर भाप बन पाते हैं और इसीलिए इवेपोरेशन का रेट नेचुरली तेजी से बढ़ जाता है। अब इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो हम रोज ही देखते हैं, कपड़े सुखाना। जब हम गीले कपड़ों को फैलाकर तार पर डालते हैं वो कितनी जल्दी सूख जाते हैं, राइट? लेकिन सोचिए, अगर आप एक टी शर्ट को बस गोला बनाकर रख दें तो वो घंटों तक गीली पड़ी रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक फैली हुई टी शर्ट का सरफेस एरिया उस गोले से कहीं कहीं ज्यादा होता है और ज्यादा एरिया मतलब ज्यादा पानी एक साथ इवेपोरेट हो सकता है। एक और बढ़िया एग्जाम्पल है गर्म चाय या दूध को ठंडा करना। अक्सर हम कप के बजाय सॉसर यानी प्लेट में डालकर चाय जल्दी पी पाते हैं क्योंकि सॉसर का शेप चौड़ा होता है, जिससे लिक्विड को ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है और इवेपोरेशन तेजी से होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, जब पानी भाप बनता है तो वो अपने आसपास से गर्मी यानी हीट एनर्जी खींच लेता है। इसी को हम कूलिंग इफेक्ट कहते हैं और बस इसी वजह से चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। ओके, तो एग्जाम्पल्स तो समझ आ गए, लेकिन इसके पीछे की एक्चुअल साइंस क्या है? हम इसे आखिर इमेजिन कैसे करें? चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। जरा सोचिए, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक भीड़ से भरे कमरे में लोगों की तरह हैं। अब जो सरफेस एरिया है वो उस कमरे का एग्जिट डोर यानी बाहर निकलने का दरवाजा है। जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ही बड़ा दरवाजा, और जाहिर है बड़े दरवाजे से एक साथ ज्यादा लोग यानी ज्यादा मॉलिक्यूल्स आसानी से बाहर निकल सकते हैं। सिंपल है ना? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, टेम्परेचर। इसका रूल भी बिल्कुल सीधा है। जैसे जैसे आप गर्मी बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स का एस्केप भी तेज हो जाता है। इसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, काइनेटिक एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी चीज में उसके मोशन यानी उसकी हरकत की वजह से होती है। तो जब हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसके पार्टिकल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है,
इस एनर्जी से वो और तेजी से इधर उधर मूव करने लगते हैं और उनके लिए लिक्विड की सरफेस को तोड़कर भाप बनकर निकलना बहुत आसान हो जाता है। अब इसका असर आप खुद देखिए। एक गर्म दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है। ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा किनेटिक एनर्जी, और इसलिए पार्टिकल्स आसानी से एस्केप कर जाते हैं। रिजल्ट, इवेपोरेशन फास्टर होता है। और इसके आगे एक ठंडे दिन में टेम्परेचर कम होता है, किनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है, और इसलिए पार्टिकल्स धीरे धीरे एस्केप करते हैं। रिजल्ट, इवेपोरेशन स्लोअर हो जाता है। और यही तो वजह है कि गीले कपड़े या सड़क पर बने पानी के पडल्स एक गर्म धूप वाले दिन में मिनट्स में सूख जाते हैं, जबकि एक ठंडे या बादलों वाले दिन में उन्हें सूखने में घंटों लग जाते हैं। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, वो एक्स्ट्रा हीट ही इवेपोरेशन के लिए जरूरी एनर्जी दे रही है। पर टेम्परेचर का असर आखिर होता कितना पावरफुल है? वेल, एक रूल ऑफ थंब के हिसाब से हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर इवेपोरेशन का रेट लगभग डबल यानी दुगना हो सकता है। सोच के देखिए, थोड़ी सी गर्मी से कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। अच्छा, तो सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, अब आती है हवा की बारी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा तीसरा फैक्टर है विंड स्पीड। बेसिकली हवा मॉलिक्यूल्स के भागने के लिए रास्ता साफ कर देती है। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जब पानी इवेपोरेट होता है तो वो लिक्विड के ठीक ऊपर हवा में नमी यानी एक ह्यूमिड एयर की लेयर बना लेता है। ये ह्यूमिड लेयर एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है और नीचे से आने वाले दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को निकलने से रोकती है, जिससे इवेपोरेशन स्लो हो जाता है। यहीं पर हवा का रोल आता है। तेज हवा एक झाड़ू की तरह आती है और उस ह्यूमिड ब्लैंकेट को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है और उसकी जगह सूखी हवा ले लेती है, जिससे इवेपोरेशन फिर से तेजी से होने लगता है। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल, एक हवा वाले दिन में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, भले ही धूप ज्यादा ना हो। बिल्कुल वही प्रिंसिपल काम करता है जब आप पंखे से गीला फर्श या अपने बालों को सुखाते हैं। वो चलती हुई हवा अपने साथ सारी मॉइस्चर यानी नमी को उड़ाकर ले जाती है। तो आज हमने 3 की फैक्टर्स को समझा, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे फैक्टर्स भी इवेपोरेशन पर बहुत गहरा असर डालते हैं। जरा सोचिए, आपके हिसाब से एक बारिश वाले ह्यूमिड दिन में इवेपोरेशन तेज होगा या धीरे? और एक ऊंचे पहाड़ पर जहां हवा सूखी और हल्की होती है, वहां क्या होगा? इन बाकी फैक्टर्स के बारे में सोचिए और हम शायद इन्हें अपने अगले एक्सप्लेनर में जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए अब इवेपोरेशन के बाकी 3 फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। पिछले एक्सप्लेनर में हमने पहले 3 फैक्टर्स को समझा था। अब बारी है आगे बढ़ने की और देखने की कि ये कॉन्सेप्ट्स हमारी डेली लाइफ से कैसे जुड़े हैं। तो हमारा अगला यानी चौथा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, हवा में कितनी नमी है यानी कितना वाटर वेपर ऑलरेडी मौजूद है। सुनने में तो काफी सिंपल लगता है ना? पर इसका इवेपोरेशन पर असर बहुत बहुत बड़ा होता है। इसको ना एक छोटे से कमरे में हो रही पार्टी की तरह सोचिए। इमेजिन कीजिए, कमरा लोगों से बिल्कुल फुल है, शोल्डर टू शोल्डर। अब क्या दरवाजे से कोई और इंसान अंदर आ सकता है? बिल्कुल नहीं, जगह ही नहीं है। ठीक यही सिचुएशन हवा की होती है जब ह्यूमिडिटी हाई होती है। हवा पहले से ही वाटर वेपर से इतनी क्राउडेड हो जाती है कि और पानी के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा देती है। तो अब लॉजिक बिल्कुल साफ है। अगर हवा में पानी के लिए जगह ही नहीं है तो लिक्विड से और वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होकर हवा में कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। इसीलिए इनका रिलेशनशिप एकदम उल्टा है। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना ही स्लो इवेपोरेशन। और इसका ऑपोजिट भी सच है। जब हवा सूखी होती है यानी लो ह्यूमिडिटी, तो इवेपोरेशन के लिए ढेर सारी जगह होती है और वो सुपर फास्ट हो जाता है। और ये चीज हम रोज फील करते हैं। कभी सोचा है कि बारिश के मौसम में हमें इतना स्टिकी, इतना चिपचिपा क्यों फील होता है? पसीना सूखता ही नहीं है, क्योंकि हवा में ह्यूमिडिटी इतनी हाई होती है कि इवेपोरेशन रेट एकदम स्लो हो जाता है। दूसरी तरफ सोचिए डेजर्ट कूलर्स के बारे में। वो सबसे अच्छा काम कब करते हैं? एकदम गर्म और ड्राई दिन में, क्योंकि ड्राई डे का मतलब है लो ह्यूमिडिटी, जिससे पानी तेजी से इवेपोरेट होता है। और जितना ज्यादा इवेपोरेशन उतनी ही ज्यादा कूलिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें फैक्टर पर, और ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेसिकली हवा का भी अपना वजन होता है और ये वजन हर चीज पर एक प्रेशर डालता है, इंक्लूडिंग पानी की सरफेस पर। अब इसको ऐसे समझिए,
जब हम समुद्र के पास यानी सी लेवल पर होते हैं तो हमारे ऊपर हवा का पूरा बोझ होता है, यानी प्रेशर बहुत हाई होता है। ये प्रेशर पानी की सरफेस को नीचे की तरफ दबाकर रखता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स का भाप बनकर उड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वहां इवेपोरेशन स्लो होता है। लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ों पर यानी हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, हमारे ऊपर हवा कम हो जाती है और प्रेशर भी कम हो जाता है। अब मॉलिक्यूल्स पर दबाव कम है, उन्हें आज़ादी मिल जाती है और वो आसानी से एस्केप कर जाते हैं। रिजल्ट, इवेपोरेशन हो जाता है फास्टर। अब लो प्रेशर का ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट है। आपने सुना होगा कि पहाड़ों पर दाल या चावल पकाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां लो प्रेशर की वजह से पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही मानिए 90-95 डिग्रीज पर ही उबलने लगता है। पानी तो बॉयल हो रहा है, लेकिन उस टेम्परेचर पर खाना पकाने के लिए जरूरी गर्मी ही नहीं मिल पाती। अमेजिंग है ना? चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी यानी छठे फैक्टर पर, लिक्विड का अपना बॉइलिंग पॉइंट। ये एक ऐसी चीज है जो लिक्विड की अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब सिर्फ वो टेम्परेचर नहीं है जिस पर पानी उबलता है। साइंस में इसका मतलब थोड़ा और गहरा है। ये असल में एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच की दोस्ती की मजबूती को नापता है। इस दोस्ती या चिपकने वाले फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो रूल सिंपल है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन यानी दोस्ती भी कमजोर। अब सोचिए, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच दोस्ती कमजोर है तो क्या होगा? वो एक दूसरे को पकड़कर नहीं रख पाएंगे। बस थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही वो लिक्विड से भाग जाएंगे। मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है और इस वजह से उनका इवेपोरेशन रेट होता है वेरी फास्ट। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं नेल पॉलिश रिमूवर, पेट्रोल, हैंड सैनिटाइजर या परफ्यूम। आपने नोटिस किया है ना, ये चीजें हाथ पर डालते ही गायब हो जाती है। और पता है, ये जो फास्ट इवेपोरेशन है ना, ये अपने पीछे एक बहुत ही कूल चीज छोड़ जाता है। लिटरली कूल। इसे हम कहते हैं कूलिंग इफेक्ट। आइए देखते हैं कि हैंड सैनिटाइजर जैसी चीजें हाथ पर ठंडी क्यों लगती हैं। देखिए, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है, उसे भाप बनने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी वो अपने आसपास से, अपने सराउंडिंग से हीट के फॉर्म में खींच लेता है। अब सोचिए, जब आप हाथ पर सैनिटाइजर लगाते हैं तो वो तेजी से इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी कहाँ से लेगा? आपकी स्किन से। वो आपकी स्किन की हीट को खींच लेता है और जब आपकी स्किन से हीट निकलती है तो आपको ठंडा महसूस होता है। बस यही सिंपल सा साइंस है। तो अब एक सवाल आपके लिए। अब जब आप जान गए हैं कि तेजी से इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, तो जरा सोचिए, डॉग्स गर्मियों में ठंडा रहने के लिए इस प्रिंसिपल का यूज कैसे करते हैं? उन्हें तो हमारी तरह पसीना भी नहीं आता। क्या आइडिया है आपका? सोचिए और हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तो हमारा अगला टॉपिक है इवेपोरेशन द कूलिंग सीक्रेट। अच्छा, इस एक्सप्लेनर में ना हम एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं जिसे हम सब हर रोज महसूस करते हैं, पर शायद उस पर इतना गौर नहीं करते। जैसे गीली जमीन ठंडी क्यों लगती है, मटके का पानी इतना कूल कैसे रहता है, या परफ्यूम स्प्रे करते ही वो ठंडा ठंडा फील क्यों होता है। इन सब के पीछे छिपी हुई साइंस को आज हम आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल, कभी सोचा है आपने कि इतनी सख्त गर्मी में भी मिट्टी के मटके का पानी इतना ठंडा, इतना रिफ्रेशिंग कैसे रहता है? बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिज के ये नेचुरल कूलिंग आखिर होती कैसे है? वेल, इसका पूरा का पूरा राज, इसका सीक्रेट इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट में छिपा है। चलिए इसको आराम से डीकोड करते हैं। ओके, तो द साइंस ऑफ स्टेइंग कूल। आखिर इवेपोरेशन काम कैसे करता है? इस नेचुरल कूलिंग फिनोमेना को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें इवेपोरेशन के इस बेसिक प्रोसेस को ही आसानी से समझना होगा। बिल्कुल सिंपल है। तो इवेपोरेशन है क्या? बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड, मान लीजिए पानी, अपनी सरफेस से ऊपर से गैस यानी कि वेपर में बदल जाता है। पर यहां एक कैच है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये लिक्विड से गैस बनने के लिए ना एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी आती कहां से है? ये आमतौर पर अपने आसपास की गर्मी यानी हीट से ली जाती है। इसको ना एक रेस की तरह इमेजिन कीजिए। सोचो कि लिक्विड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उन सब में एक रेस लगी है। जिनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, यानी जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, वो सबसे तेज दौड़ते हैं और यही फास्टेस्ट पार्टिकल्स रेस जीतकर लिक्विड की सरफेस से आजाद हो जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं। अब जब सारे तेज दौड़ने वाले निकल गए तो पीछे कौन बचा? बिल्कुल सिर्फ कम एनर्जी वाले,
यानी स्लोअर पार्टिकल। तो ये जो पूरा इवेपोरेटिव कूलिंग का प्रोसेस है ना, इसको हम 4 सिंपल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। देखिए, स्टेप 1, किसी भी लिक्विड में अलग अलग एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कुछ हॉट हैं, कुछ कूल। स्टेप 2, जो हाई एनर्जी यानी हॉट पार्टिकल्स हैं, वो अपने आसपास से एनर्जी लेकर इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो सरफेस छोड़कर वेपर बन जाते हैं। अब सोचिए, स्टेप 3, जब सारे गर्म पार्टिकल्स निकल गए तो पीछे बचे पार्टिकल्स की एवरेज एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी, राइट? और इसका रिजल्ट, लिक्विड का ओवरऑल टेम्परेचर नीचे आ जाता है और वो चीज ठंडी हो जाती है। सिंपल। तो अब जब हम इसके पीछे की बेसिक साइंस समझ गए हैं, चलिए अपने पहले केस स्टडी पे चलते हैं। हमारा पहला सवाल, मैजिक ऑफ द अर्दन पॉट। आखिर मिट्टी का मटका पानी को ठीक ठीक एग्जैक्टली ठंडा कैसे रखता है? तो देखिए, इसका पूरा खेल मटके के स्ट्रक्चर में है। ये जो मिट्टी का मटका होता है ना, ये पोरस होता है। पोरस मतलब इसमें लाखों करोड़ों बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सुराख या पोर्स होते हैं। अब होता यह है कि मटके के अंदर का थोड़ा थोड़ा पानी इन्हीं पोर्स से रिस रिस कर सीप करके बाहरी सरफेस पर आ जाता है। जैसे ही ये पानी बाहर हवा के कांटेक्ट में आता है, ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। और अभी हमने क्या सीखा? इवेपोरेशन को एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी यानी हीट कहां से लेगा? ये गर्मी खींचता है मटके की बॉडी से और मटके के अंदर जो बाकी पानी है उससे। और ये प्रोसेस रुकता नहीं, ये लगातार चलता रहता है। पानी बाहर आता है, इवेपोरेट होता है, अंदर से गर्मी खींचता है। इससे मटका और उसके अंदर का पानी दोनों नेचुरली ठंडे हो जाते हैं। सही में एक परफेक्ट नेचर पावर्ड कूलर। और एक फन फैक्ट बताऊं, ये कोई नई नवेली टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है। ये सिंपल सा प्रिंसिपल, ये टेक्निक हजारों सालों से अलग अलग सिविलाइजेशंस, अलग अलग संस्कृतियां एक नेचुरल रेफ्रिजरेटर की तरह इस्तेमाल करती आ रही हैं। चाहे वो इजिप्ट में जीर हो या स्पेन में बोटीजो, ये तरीका हमेशा से जीरो एनर्जी सस्टेनेबल कूलिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल रहा है। सोचो कितना सिंपल, सस्टेनेबल और कितना इफेक्टिव है। ओके, मटके की कहानी तो समझ आ गई। अब आते हैं अपने दूसरे केस स्टडी पर, परफ्यूम्स इंस्टेंट चिल। चलिए एक और बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस की बात करते हैं। जब आप अपनी हथेली पर परफ्यूम या सैनिटाइजर या कभी गलती से पेट्रोल भी लग जाए तो एकदम से वो जगह ठंडी ठंडी क्यों लगने लगती है? क्या सोचा है कभी? वेल, इसका जवाब छिपा है एक टर्म में, वॉलेटाइल लिक्विड्स। ये क्या होते हैं? वॉलेटाइल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर ही, मतलब नॉर्मल तापमान पर ही बहुत तेजी से इवेपोरेट हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। जैसे कि परफ्यूम हो गया, नेल पॉलिश रिमूवर यानी एसीटोन, पेट्रोल या अल्कोहल वाले सैनिटाइजर्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो इनके पार्टिकल्स को लिक्विड से गैस बनने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अब पिक्चर क्लियर हो रही होगी। जब आप इन वॉलेटाइल लिक्विड्स को, जैसे परफ्यूम को, अपनी स्किन पर लगाते हैं तो ये आते ही ऑलमोस्ट इंस्टेंटली इवेपोरेट होना शुरू कर देते हैं। अब इतनी तेजी से इवेपोरेट होने के लिए इन्हें एनर्जी भी बहुत तेजी से चाहिए। तो ये एनर्जी कहां से लेंगे? ये एनर्जी यानी हीट, ये सीधे आपकी स्किन से, आपकी हथेली से खींच लेते हैं। और जैसे ही आपकी स्किन से हीट तेजी से निकलती है, आपको उस जगह पर एकदम से वो ठंडा ठंडा कूलिंग सेंसेशन महसूस होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे केस स्टडी की तरफ, द कंफर्ट ऑफ कॉटन। ये तो हम सब ने सुना है कि गर्मियों में कॉटन यानी सूती कपड़े पहनने चाहिए, पर इसके पीछे की साइंस क्या है? आप गेस कर सकते हैं? जी हां, इसके पीछे भी वही हमारा कूलिंग सीक्रेट यानी इवेपोरेशन ही है। देखिए, गर्मी में हमारी बॉडी का अपना एक कूलिंग सिस्टम है। बॉडी पसीना यानी स्वेट निकालती है ताकि वो ठंडी रह सके। अब यहां कॉटन का रोल आता है। कॉटन एक नेचुरल फाइबर होने की वजह से पानी का यानी हमारे पसीने का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है। ये फटाफट स्किन से पसीने को सोख लेता है, पर सिर्फ सोखता नहीं, उसको कपड़े के बड़े सरफेस एरिया पर फैला देता है ताकि वो हवा के कांटेक्ट में आ सके। और फिर क्या होता है? वही प्रोसेस, ये पसीना कपड़े से इवेपोरेट होता है और इसके लिए जरूरी हीट यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारी बॉडी से खींच लेता है। नतीजा, हमें ठंडक और आराम महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ पॉलिएस्टर जैसे कपड़े पसीना सोखते नहीं, इसलिए गर्मी और बढ़ जाती है। तो अब आप इवेपोरेटिव कूलिंग का सीक्रेट पूरी तरह से समझ चुके हैं, है ना? मटके से लेकर परफ्यूम और कपड़ों तक। और एक बार जब आप इस सिंपल से साइंटिफिक प्रिंसिपल को समझ जाते हैं ना, तो आपको रियलाइज होगा कि अरे वाह, ये तो हमारे आसपास हर जगह काम कर रहा है। तो अब एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचिए, आप अपनी डेली लाइफ में इस कूलिंग सीक्रेट को, इस इवेपोरेटिव कूलिंग को और कहां-कहां देखते हैं? आई एम श्योर आपने इसे कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, बस शायद उसके पीछे की साइंस पर ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए मैं आपको कुछ और क्विक एग्जांपल्स देता हूं। सबसे पहले तो स्वेटिंग यानी पसीना आना।
ये हमारी बॉडी का नेचुरल एयर कंडीशनर है। फिर डॉक्टर जब इंजेक्शन से पहले स्पिरिट स्वैब लगाते हैं, वही इंस्टेंट ठंडक। अल्कोहल इतना वॉलेटाइल होता है कि फौरन एवापोरेट होकर स्किन को ठंडा और हल्का सा नम कर देता है। और यहां तक कि जब कुत्ते हांफते हैं तो वो थके नहीं होते, वो अपनी जीभ से मॉइस्चर को एवापोरेट करके अपनी बॉडी को ठंडा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास हमारी तरह स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। देखा, साइंस इन एक्शन बिल्कुल हर जगह। तो अब जब आप एवापोरेटिव कूलिंग का ये मजेदार सीक्रेट जान ही चुके हैं, तो आज आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। अपने आसपास देखिए और नोटिस कीजिए कि आप इसके और कितने एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं। डेजर्ट कूलर से आने वाली ठंडी हवा हो या फिर पोछा लगने के बाद जमीन का ठंडा हो जाना, हर जगह यही साइंस है। तो अब से जरूर ध्यान दीजिएगा कि साइंस हमारी डेली लाइफ में कैसे कहां-कहां छिपी हुई है।